नमस्कार साथियों, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? रज्जो अहिरवार जी, डिम्पल मराठा जी, अविनाश चतुर्वेदी जी, राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून चल रहा है अभी, तो 1 घंटे बाद गुड इवनिंग हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों, आ जाइएगा। कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, जय माता दी सर जी, नमस्ते, जय माता दी। पप्पी मीना जी, आइए सभी लोग, जल्दी से आइए। वॉइस, हाँ वॉइस आ रहा है। चलिएगा, कल जब हम टेस्ट कर रहे थे, आज अपने पास टाइम पर्याप्त है, 2 घंटे की क्लास रहेगी आज अपनी, और पर्याप्त टाइम है आज अपने पास। कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन दोस्तों। क्लियर है? टेस्ट नंबर 6 को आज हम खत्म करेंगे, 1 से लेके 50 तक, और 50 से लेके 100 तक। वंदना तिवारी जी, नमस्ते सर जी, नमस्ते वंदना जी। चलिएगा, आपको पता है कि 51 रुपये में 11 टेस्ट आपको मिल रहे हैं और लेना चाहिए। ये बराड़ सर हैं जो आपको साइंस पढ़ाते हैं, और मैंने सुना है ठीक ठाक साइंस पढ़ा लेते हैं ये, तो आपको इनसे पढ़ना चाहिए। योगेश खरे जी, नमस्ते गुरु जी, नमस्ते योगेश जी। चलिएगा, वर्तिका क्लासेस ऐप पे आपको टेस्ट मिलेगा, और ये वर्तिका क्लासेस कहाँ मिलेगा? आपको प्ले स्टोर पे देखने को मिलेगा, तो आप इसको प्ले स्टोर से ले सकते हैं। क्लियर है? मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज में जाइएगा, टेस्ट सीरीज में आसानी से आपको ये देखने को मिलेगा। कल कुछ क्वेश्चंस हो गए थे इसके, इससे आगे के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। चलिए, जब तक आप लोग जल्दी से शेयर कर दें सेशन को अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आज जोड़ने की कोशिश करें। एक बेहतरीन क्लास आज आपको देखने को मिलेगी। चलिए, शेयर करिएगा। कहाँ तक हुआ था? तक हुआ था क्या? रेडियो एक्टिवता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तिवारी जी सर, एक क्वेश्चन था, बोलिए क्या क्वेश्चन था आपका? चलिए, यहां से स्टार्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 16 है आज आपका। थर्म जो है वो आपको बताना है कि किसकी यूनिट है। क्लियर है? आपको बताना है दोस्तों कि थर्म जो है वह किसकी यूनिट है। क्या शक्ति की है, प्रकाश की है, ऊष्मा की है, या फिर दूरी की है। क्लियर है? आपको पता है दूरी को पारसेक में मापते हैं। क्लियर है? पारसेक, मीटर, किलोमीटर, इन सब में दूरी को मापा जाता है। ऊष्मा का आपको पता है कैलोरी में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है ऊष्मा को? कैलोरी में मापा जाता है। प्रकाश को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। शक्ति का मात्रक आपको पता है वोट होता है। क्या होता है? वोट होता है। लेकिन इनके एक एक मात्रक नहीं होते दोस्तों, इनके दो दो मात्रक, तीन तीन मात्रक होते हैं। राकेश कुमार जी, रश्मि भार्गव जी, स्वागत है आप सभी का। क्लियर है? नमस्ते सर जी, नमस्ते। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि सर सी आंसर होगा। बिल्कुल, थर्म जो होती है वो किसकी? ऊष्मा की इकाई होती है। थर्म किसकी इकाई होती है दोस्तों? ऊष्मा की इकाई होती है। रश्मि जी, रज्जो जी, और अविनाश जी, और वंदना जी, बिल्कुल सही है आप लोगों का कि किसकी इकाई होगी? ऊष्मा की इकाई होगी। चलिएगा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आपको बताना है कि जो गलत मिलान है वह कौन सा है। क्लियर है? पहला है कि डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दूसरा है सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। फिर है विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर है प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप लोग इसका आंसर देंगे दोस्तों कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। चलिए बताइएगा। हाँ, डिम्पल मराठा जी, रज्जो जी, सभी लोग बता रहे हैं। देखिएगा, डायनेमो की जो खोज की थी वो किसने की थी? नोबल।
यानी डायनेमो को जिसने बनाया था वो कौन था? अल्फ्रेड नोबल। कौन था? अल्फ्रेड नोबल। क्लियर हुआ? विद्युत सेल को किसने बनाया था? विद्युत सेल को वोल्टा ने बनाया था। किसने बनाया था? वोल्टा ने। सितार का तो ये अलग कॉन्सेप्ट है आपका। क्लियर है? वो संगीतकार था कोई एक, उसने बनाया था। क्लियर है? हेनरी हर्ज, हेनरी हर्ज, हेनरी रूडोल्फ हर्ज, ये प्रकाश विद्युत सेल को किसने बनाया था? उसने बनाया था। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बिल्कुल सही है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बिल्कुल सही है। सितार इसका सही है, ये गलत है। क्लियर है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर करती है। कौन करती है? विद्युत मोटर करती है। क्लियर है? डायनेमो नहीं करता। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है डायनेमो। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट वाला आंसर होगा आपका, बिल्कुल सही होगा। 18 पे आइएगा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में खालिस्तान बीच में स्थित होता है। क्लियर है? आपको सबसे पहले उत्तोलक समझना रहेगा कि उत्तोलक होता क्या है। आलंब होता है, आयास होता है, भार होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होता। क्लियर है? पहले आंसर दीजिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं आपको पूरा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? चलिएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा, मैं आपको उत्तोलक। उत्तोलक जो है एक प्रकार की मशीन है। क्या है? उत्तोलक जो है एक प्रकार की मशीन है जो आपके दैनिक कार्यों को दैनिक जीवन में सक्षम और सुगम बनाती है। आसानी से आप उन काम को कर सकते हो मशीन की सहायता से। आजकल मशीन की सहायता से अपन बहुत सारे काम क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, सबसे पहली चीज, आलंब, आयास और भार होता क्या है? भार एक प्रकार का वजन होता है। आप सीधा सा समझे, क्या होता है? भार जो है वो एक प्रकार का वजन है। आयास और आलंब, आलंब का मतलब होता है वस्तु जहां से घूमती है। क्लियर है? यानी कहीं से अगर वस्तु घूम रही है तो वो उस चीज का आलंब होगा। आयास का मतलब होता है एफर्ट, एफर्ट का मतलब होता है बल। यानी यहां पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है? अगर कोई फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, तो वो आपका आयास होता है। अगर ये तीन चीजें आपको कहीं देखने को मिलती है तो वह एक प्रकार का उत्तोलक होता है। जैसे कि आप लोग देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि ये आपका क्या है, और इसके ऊपर ये एक स्लाइडर रखा हुआ है। यहां एक मुनिया बैठी हुई है, ये मुनिया बैठी है। कौन बैठी है? मुनिया बैठी है। क्लियर है? अब बताइएगा कि अगर मैं इधर किसी को बिठाता हूं तो ये मुनिया इधर से ऊपर उड़ जाएगी, यहां से उड़ जाएगी। यानी ये उत्तोलक घूम कहां से रहा है? यहां से घूम रहा है। इसका मतलब ये हो गया आपका आलंब। क्या हो गया? ये हो गया आपका आलंब, क्योंकि जहां से वस्तु घूमती है उसको बोलते हैं अपन आलंब। क्या बोलते हैं दोस्तों? आलम। गलत लिखा हो गया थोड़ा, आलंब। क्लियर है? अब इसमें जो है वजन यानी भार, वो कहां पर है? वो यहां पर है। तो ये भार यहां पे हो जाएगा। यानी वजन कहां है? वजन यहां है। इस मुनिया को उठाने के लिए फोर्स कहां लगाना पड़ेगा? बल कहां लगाना पड़ेगा? बल यहां लगाना पड़ेगा। तो बल यहां लगाएंगे तो ये हो जाएगा आयास। क्या हो जाएगा? आयास हो जाएगा। क्लियर है? आपसे बोला है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या होता है। तो मैं आपको तीनों उत्तोलक बताता हूं, प्रथम श्रेणी का, द्वितीय श्रेणी का और तृतीय श्रेणी का। अगर आपसे पूछे कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होना चाहिए, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आलंब बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आलंब बीच में होना चाहिए। अगर आपसे पूछे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में भार बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भार। और आपसे पूछे कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होगा, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में आयास बीच में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयास बीच में होना चाहिए। अब आप मुझे बताइएगा कि जो सुरेती होती है, जिससे अपन सुपारी वगैरह काटते हैं, हालांकि अपन तो जर्दा मर्दा खाते नहीं है, लेकिन जो सुरेती होती है, क्लियर है, आपने देखी हो सुरेती, तो इस टाइप की होती है। तो यहां पे ये घूम यहां से रहा है, तो ये तो हो गया आपका आलंब। क्या हो गया? ये तो हो गया आपका आलंब। फोर्स लगा रहे हैं यहां पे, यानी ये हो गया आपका आयास।
क्या हो गया? आयास। वस्तु कहाँ रखी है? यहाँ, यानी ये हो गया आपका भार। तो इसका मतलब भार बीच में है तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। कौन सा है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। और अगर आयास बीच में हो यानी फोर्स बीच में लग रहा हो, चिमटा, क्या आएगा? चिमटा। चिमटा कैसा होता है? आप लोगों ने देखा ही है चिमटा, क्लियर है? इस तरीके से यहां से घूमता है, इस तरीके से जाता है और इस तरीके से जाता है। तो ये तो घूम रहा है, मतलब आलंब। क्या हो गया? आलंब। भार यहां होता है, रोटी यहां से उठाते हैं, ये भार हो गया। फोर्स कहां लगा रहे हैं? यहां, ये हो गया आयास। क्या हो गया? आयास। इसका मतलब आयास बीच में है। क्या है? आयास बीच में है। इसका मतलब है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। कौन सा उत्तोलक? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। और अगर आलंब बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। तरोता, कैंची, हाँ कैंची, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप जो चाहो वो एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक अगर होना चाहिए तो बीच में क्या होना चाहिए? आलंब होना चाहिए। बीच में क्या होना चाहिए दोस्तों? आलंब होना चाहिए। बहुत बढ़िया है। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। कंफ्यूजन नहीं होगा दीदी, अब कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होगा, आप आसानी से कर पाओगे। कंफ्यूजन क्रिएट ही मत करिए ना, आप उसको चीज को इस तरीके से पढ़िए। क्लियर है? कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं, आप तो ऐसे समझ लीजिएगा। भार मतलब होता है वजन, आयास मतलब होता है बल, और आलंब का मतलब होता है जहां से कोई वस्तु घूमती है। प्रथम में आलंब बीच में आएगा, द्वितीय में भार बीच में आएगा, तृतीय में आयास बीच में आएगा। चलिएगा आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से कौन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है? देखिएगा, बांध बनाकर जमा किया गया पानी की ऊर्जा, घड़ी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, उपरोक्त सभी। स्थित ऊर्जा आपकी कई प्रकार की होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। लेकिन जो ऊर्जा हम पढ़ते हैं वो सिर्फ दो प्रकार की पढ़ते हैं, ज्यादातर जो पढ़ते हैं। आगे हालांकि वो भी पढ़ी जाती हैं एनर्जी ऑफ फॉर्म में, क्लियर है? एक होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती है गतिज ऊर्जा। वस्तु की स्थिति के कारण वस्तु में आई ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, और वस्तु की गति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर है? स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती है mgh। क्या होती है? mgh। और जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है, वो होती है 1/2 mv²। क्लियर है? एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? यानी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें उत्पन्न ऊर्जा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होती है, और वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा वस्तु की क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। सभी लोग बता रहे हैं बिट्टू एम्पिटेट, क्या बात है, बिट्टू एम्पिटेट, डी आंसर आएगा। तो सुनिएगा दोस्तों, अगर आपको स्थितिज ऊर्जा देखनी है तो आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है कि वस्तु स्थिर होना चाहिए और वस्तु में कुछ ना कुछ ऊंचाई यानी हाइट होना चाहिए। कैसे? मैं आपको बताता हूं कैसे। यहां देखिएगा, mgh, m का मतलब होता है mgh, m का मतलब होता है उसका मास, यानी वस्तु का द्रव्यमान होना चाहिए, ग्रेविटी लगेगा, और वस्तु की ऊंचाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऊंचाई, यानी कहीं ना कहीं ऊंचाई होना चाहिए। लेकिन अगर स्थितिज ऊर्जा की बात चल रही है तो वस्तु रुकी हुई होना चाहिए, गतिमान अवस्था में नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पंखे में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आप बोलोगे सर पंखा कैसा, चलता हुआ या रुका हुआ? तो मैंने बोला कि रुका हुआ, तो इसकी हाइट है, ऊपर लगा हुआ है, स्थितिज ऊर्जा, चाहे वो रुका है यानी स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर पंखा चल रहा है तो पंखा हाइट पे है, किस पे है? हाइट पे, तो स्थितिज ऊर्जा। लेकिन चल रहा है तो गतिज ऊर्जा। दोनों ऊर्जाएं होती हैं। उड़ते हुए पंछी में हाइट पे उड़ रहा है, स्थितिज ऊर्जा भी है। क्लियर है? और गति में जा रहा है तो गतिज ऊर्जा भी है। एरोप्लेन में स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला दूं तो यही बन जाती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर है? कौन सी ऊर्जा बन जाती है? यांत्रिक ऊर्जा बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो देखें, बांध बनाकर जमा किया गया पानी, स्थितिज ऊर्जा, घड़ी में संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग, तनी हुई स्प्रिंग है, गति नहीं कर रही, रुकी हुई है, तनी है, इसका मतलब हाइट होगी, इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा। दैट इज द आंसर, उपरोक्त सभी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपके लिए,
कार्बोहाइड्रेट जो कार्य करता है वो क्या है? क्लियर है? बिल्डिंग मटेरियल की तरह कार्य करता है, या उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, या एंजाइम की तरह कार्य करता है, या ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है ये हमें शक्ति प्रदान करने का काम करता है। शक्ति का मतलब होता है हमारे अंदर ऊर्जा का जो स्थानांतरण करेगा वो कार्बोहाइड्रेट करेगा। कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट करेगा। क्लियर है? बिल्डिंग मटेरियल के रूप में तो भाई साहब ये तो ऑप्शन ही कैसा रखा है, उत्प्रेरक की तरह बिल्कुल नहीं करेगा। एंजाइम, एंजाइम खुद अपने रूप में होते हैं। एंजाइम्स वो चीज होती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करते हैं, यानी खाने को पचाने के लिए एंजाइम्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन वगैरह आते हैं। उनको पचाने के लिए एंजाइम्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और हर जगह हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो माउथ में हो, चाहे वो स्टमक में हो, चाहे वो इंटेस्टाइन में हो, चाहे वो लीवर में हो, फलाना ढिकाना पूरी बॉडी के अंदर एंजाइम्स है। एंजाइम्स के बिना खाना पच पाना मुश्किल होता है। क्लियर है? ऊर्जा स्रोत की तरह तो ये काम करेगा आपका ऊर्जा स्रोत की तरह। कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी के अंदर आपको काम करने के लिए, आपको शक्ति प्रदान करने के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, यानी आपको क्या देता है? ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा देता है। दैट इज द राइट आंसर। 21। निम्न में से कौन सा एक पॉलीसेकेराइड नहीं है? आपसे पूछा है पॉलीसेकेराइड नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो कि एक पॉलीसेकेराइड नहीं है? क्या सुक्रोज है, स्टार्च है, सेलुलोज है, या ग्लाइकोजन है? इनमें से कौन सा है जो कि एक पॉलीसेकेराइड नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो आपको बताना है। सुनिएगा, पॉलीसेकेराइड देखिएगा, पहली चीज आती है सेकेराइड। क्या आती है? सेकेराइड। सेकेराइड का मतलब होता है यानी एक, फिर आता है मोनोसेकेराइड मतलब दो, फिर आता है पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। जैसे अपन पढ़ते हैं बायोनोमियल, नोमियल, तो नोमियल, पोलिनोमियल, पोली का मतलब बहुत सारे नोमियल, यानी मैथ की लैंग्वेज में आता है पोलिनोमियल्स आते हैं, तो वहां हम पढ़ते हैं 22 का। 22 तो अभी आया ही नहीं है, 21 है ये तो। क्लियर है? तो आपको बताना है, देखो मेन जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो आपके होते हैं स्टार्च, ग्लूकोज। क्लियर है? स्टार्च, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ये तीन जो होते हैं, ये तीन आपके मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड होते हैं। ये तीन आपके मुख्य रूप से पॉलीसेकेराइड होते हैं। इसके अलावा जितने भी होते हैं वो आपके पॉलीसेकेराइड नहीं होते हैं। क्लियर है? डाइसेकेराइड हो सकते हैं, मोनोसेकेराइड हो सकते हैं। मोनो का मतलब एक होता है, तो यहां पे सुक्रोज जो है ये एक प्रकार का क्या है? मोनोसेकेराइड है। क्लियर है? स्टार्च जो है उसके अंदर आ रहा है सेलुलोज, अरे ग्लूकोज लिखा हो गया सेलुलोज की जगह, सेल्यूलोज। क्लियर है? सेल्यूलोज जो होता है ये पादप, पादप जगत में पाया जाता है, और पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है पादपों की कोशिका भित्ति। स्टार्च आप जानते ही हो, इसको मंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंड। या आटा वगैरह अपन छानते हैं तो चलनी में जो ऊपर रह जाता है वो मंड रह जाता है, लेकिन पूरा नहीं रहता, कुछ तो आटे के अंदर जाता है। अगर आटे में से पूरा अपन स्टार्च निकाल लो तो वो मैदा बन जाता है। क्लियर है? ग्लाइकोजन के बारे में 3-4 दिन से बात कर ही रहे हैं। सुक्रोज जो है वो आपका ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना है। किससे बना है? ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना हुआ है सुक्रोज। क्लियर है? चलिएगा, आइएगा 22वां। निम्नलिखित में से जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या है? जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ग्लूकोज को मोनोसेकेराइड है। हाँ, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है। क्लियर है? क्योंकि एक ही अणु होता है ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज के अंदर कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज के अंदर एक ही अणु होते हैं दोस्तों। ये ब्लर कैसे हो रहा है? चलिएगा, निम्नलिखित में से जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है यह आपको बताना है।
जटिल जो कार्बोहाइड्रेट है, क्या ग्लूकोज है, लैक्टोज है, ऑक्टोज है, या फिर मंड है? आपको ये बताना है। ग्लूकोज आप जानते ही हो, एनर्जी की फॉर्म, तुरंत एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ग्लूकोज चाहिए रहता है, किसके लिए, एनर्जी के लिए। लैक्टोज जो होती है मीठी शर्करा होती है, कौन सी शर्करा, मीठी शर्करा, क्लियर है, किसमें होती है, दूध के अंदर होती है। लैक्टोज जो होता है एक प्रकार का ये एसिड भी होता है, लैक्टिक एसिड, क्या होता है, एक प्रकार का एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। अगर लैक्टिक एसिड, क्लियर है, दूध के अंदर कौन सा, लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड होता है ये क्या करता है, साइनोवियल साइनोवियल लिक्विड को हटा देता है और उसकी जगह पे खुद जाके बैठ जाता है। तो इसी रोग को अपन बोलते हैं गोइटर, क्लियर है, यानी पैरों में जो रोग होता है, गठानों में, क्लियर है, जिसकी वजह से लोग बागों के हाथ पैर चलते नहीं है, दर्द करने लगते हैं, उनको दिक्कत आती है चलने फिरने में, तो वहाँ लैक्टिक एसिड का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन गोइटर, गोट, क्लियर है। मंड मैंने आपको बताया, स्टार्च, क्या होता है, स्टार्च, क्लियर है, स्टार्च एक प्रकार का क्या है, बहुलक है, क्या है, बहुलक है, एक प्रकार का स्टार्च क्या है, बहुलक है, क्लियर है। ऑक्टोज तो आपको बताना है 22 का डी होगा, 22 का डी होगा, 22 का डी होगा, बहुत बढ़िया है, क्लियर है, सबके गलत है। मंड जो है एक प्रकार का जटिल, क्लियर है, एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कौन है, मंड है, कौन है, मंड है, एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट। चलिएगा, आइएगा 23 नंबर पे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ को जंतु स्टार्च कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि कौन सा है जो कि एक जंतु स्टार्च है, काइटिन है, लिपिड है, ग्लाइकोजन है, या फिर सेलुलोज है, जंतु स्टार्च, क्लियर है दोस्तों। आपसे क्या पूछ रहा है कि जंतु स्टार्च क्या होगा, देखिएगा, सर मैंने सही बताया है 22 का सी, हाँ जी डिम्पल मराठा जी आपने सही बताया है, थैंक यू सो मच। बिट्टू एम्पिटेट शायद ये हमारी भाभी जी हैं, जहां तक मुझे लग रहा है, फोटो क्लियर नहीं दिख रहा है इनका शायद, देखिएगा, काइटिन, काइटिन जो होती है ये कवक, कवक की क्या होती है, कवक की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, क्लियर है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, क्लियर है। लिपिड और अगर सेलुलोज को मिला लिया जाए, लिपिड और प्रोटीन, जैसे अगर माना जाए कि मानव की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो अपन बोल देते हैं प्रोटीन की, यानी जंतु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। लेकिन कभी कभी ऑप्शन आता है कि लिपिड प्लस प्रोटीन, तो ये भी सही होता है कि मानव की जो कोशिका भित्ति होती है वो लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों की बनी होती है। मानव का मतलब होता है जंतु, मानव का मतलब क्या होता है, जंतु की कोशिका भित्ति, किसकी कोशिका भित्ति दोस्तों, जंतु की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है आपके लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, क्लियर है। ग्लाइकोजेन आपसे पूछा है जंतु स्टार्च किसको कहा जाता है, इसी का नाम है जंतु स्टार्च, क्या होता है, जंतु स्टार्च, क्लियर है। सेलुलोज के बारे में आप जानते ही हो, पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो दैट इज द आंसर, जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल, बिट्टू जी, कालूराम जी, रज्जो जी, सभी का आंसर सी आ रहा है, वंदना जी सभी का आंसर सी आ रहा है, डिम्पल मराठा बिल्कुल सही है। चलिएगा, आइएगा 24 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा मोनोसेकेराइड नहीं है, आपसे पूछा है नहीं है, इनमें से कौन सी एक शर्करा है जो कि मोनोसेकेराइड नहीं है, आपको ये बताना है, क्लियर है। क्या वो लैक्टोज है, क्या वो ग्लूकोज है, या वो गैलेक्टोज है, या फिर ऑक्टोज है, क्लियर है। आपको पता है कि ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड बिल्कुल है, आपको पता है गैलेक्टोज जो है वो भी एक मोनोसेकेराइड है, क्लियर है। आप मुझे बताइएगा गैलेक्टोज किस किस से मिलकर बना है, और ऑक्टोज जो है ये भी एक मोनोसेकेराइड है, लैक्टोज आपका डाइसेकेराइड होता है।
कौन सा होता है? डायसेकेराइड प्रकार का एक कार्बोहाइड्रेट शर्करा होती है। क्लियर है? सबसे मीठी शर्करा अगर आपसे पूछ ले, सबसे मीठी शर्करा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे मीठी जो शर्करा होगी वह कौन सी होगी, तो होगी वो फ्रुक्टोज। क्या होगी? फ्रक्टोज। सबसे मीठी जो शर्करा होगी दोस्तों वह कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा पूछ लेता है कौन सी होगी? फ्रक्टोज होगी। कौन सी होगी? फ्रक्टोज होगी दोस्तों। सबसे मीठी शर्करा जो होगी वो कौन सी होगी? वह कौन सी होगी? चलिएगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? लैक्टोज होगा। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात। क्लियर है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। आईएमपी लगा लो, ये कई बार पूछ लिया गया है। 2-1-1, 1-2-2, 1-1-1 या फिर 1-2-1। जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों का अनुपात इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर होना चाहिए। यानी कार्बोहाइड्रेट वो पदार्थ होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में इनको मिलाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसी अनुपात में मिलाया जाता है। ये जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। क्या होता है? 1:2:1 होता है इनका। तो देट इज द राइट आंसर कि 1:2:1। क्लियर है? क्या होगा? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चलिएगा, 26 नंबर, क्रेनियम यानी कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है। इसके ऊपर जो ढकने वाली मांसपेशी है उस मांसपेशी का नाम आपको बताना है। उस मांसपेशी का जो नाम है वो क्या है? गेलिया हाइपोन्यूरोटिका, गेलिया पेरीन्यूरोटिका, गेलिया एपिन्यूरोटिका या फिर गेलिया एपोन्यूरोटिका। क्लियर है? आपको इनमें से बताना है। एपोन्यूरोटिका, ये एपी है, ये एपो है, ध्यान रखना। क्लियर है? देखिएगा, कपाल यानी क्रेमियम, क्रेमियम जो है ये 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। 8 हड्डियां मिलके आपका क्रेमियम बनाती हैं। क्लियर है? इस पूरे सिर में आपकी 29 हड्डियां होती हैं। 29 हड्डियों में से ये जो वाला पार्ट होता है इसी को अपन बोलते हैं क्रेमियम। इसी क्रेमियम में यहां अगर पीछे आप देख पा रहे हो, अपने अपने पीछे यहां पे हाथ लगा के देखो तो यहां पे ये खाली जगह होती है। ये खाली जगह जो होती है ये हमारा एमसी बॉक्स होता है और इसी एमसी बॉक्स को हम बोलते हैं फोरमिन मैगलन। यहाँ पे हमारा पूरे सिग्नल्स का वायर आता है, पूरे शरीर का वायर मेरु रज्जु से यानी मेरुदंड से निकल के यहाँ पे आता है और यहीं से हमारे इस तंत्रिका तंत्र में फैला हुआ रहता है। इसको बोलते हैं फोरमिन मैगलन। ये क्रेमियम क्या करता है? पहले तो ये खाल होगी, खाल के ऊपर इनमें से एक हड्डी, एक परत होगी, एक परत के अंदर क्रेमियम होगी, क्रेमियम के अंदर मेनिंजेस होगी। मेनिंजेस नाम की जो झिल्ली होती है वो हमारे ब्रेन को ढक के रखती है। किसको ढक के रखती है? ब्रेन को ढक कर रखती है मेनिंजेस नाम की झिल्ली। तो आपको बताना है कि जो कपालिका यानी क्रेमियम, क्रेमियम मतलब कपाल, कपाल में कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां। चेहरे में कितनी हड्डियां? 14 हड्डियां। कितनी? 14। सबसे मजबूत हड्डी ये मैंडिबल, जिसको मैंडिबल बोलते हैं, जबड़े की हड्डी। क्लियर है? सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? ये कैल्विकल, ये होती है जिसको ब्यूटी बोन बोला जाता है, कैल्विकल।
क्लियर है? तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा आपका गेलिया पेरोन्यूरिटिका। क्या है? गेलिया पेरीन्यूरिटिका। ये सब फालतू की चीजें हैं। क्लियर है? एक एक ऊपर नीचे मात्रा चेंज करके ये बनाया गया है। इनमें जो आंसर होगा वो गेलिया पेरीन्यूरोटिका, ये आपका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? चलिएगा। हाँ, फेस में 14 होती है। गुड इवनिंग सर ममता प्रजापति जी, गुड इवनिंग। चलिएगा, आइएगा। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, लगा लो। वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन। जानू फलक का दूसरा नाम है। जानू फलक जो है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? क्लियर है? जत्रुक या क्लेविकल है, जानविक यानी पटेला है, बही प्रकाष्टिका यानी रेडियस है, क्लियर है, या फिर जोड़ है। इनमें से कौन सा आंसर है? जानू फलक जो हड्डी होती है आपके पैर में पाई जाती है। देखिएगा, आपके हाथ, क्लियर है, और आपका पैर, इन दोनों में जो हड्डियां होती हैं वो 60 होती हैं। 60 हड्डियां होती हैं। कितनी कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? 60 हड्डियां होती हैं। हाथ में जो होती है वो 30 × 2, और पैर में जो होती है वो भी आपकी 30 × 2 होती है। एक हाथ में 30 हड्डी, दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी। क्लियर है? पहली हड्डी का नाम होता है ह्यूमरस। क्या होता है? ह्यूमरस। क्लियर है? ये हड्डी कितनी होती है? एक ही होती है। दूसरी होती है रेडियस। कौन सी होती है? रेडियस। ये हड्डी भी आपकी एक होती है। फिर होती है अल्ना। तीसरी हड्डी का नाम क्या होता है? अल्ना। ये भी आपकी एक होती है। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। फिर आती है कार्पल। क्या आती है? कार्पल, और ये भी आपकी एक होती है। फिर आती है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, सॉरी, कार्पल एक नहीं होती, मेटाकार्पल। फिर आती है आपकी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। क्या आएगी? फ्लेंजिज। बस इतना याद रख लेना। ये आपकी 60 हड्डियों के नाम याद हैं। कितनी हड्डियों के? 60। कार्पल जो होती है वो यहाँ पाई जाती है और इसमें 8 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? इसमें 5 होती हैं और इसमें आपकी 14 होती हैं। तो गिने, 8, 9, 10, 11, 11 और 5। क्लियर है? 11 और 5 कितनी होगी दोस्तों? 1, 2, 3, 8, 3, 11, 11 और 5 16, और 16 और 14 30। कितनी हड्डियां हो गई ये? 30। तो एक हाथ में 30 हैं तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 60 हो जाएंगी। पैर की हड्डियां देखें। सबसे पहले आती है फीमर। क्या आती है? फीमर। ये कितनी होती है? 1। फिर आती है पटेला। क्या आती है? पटेला। ये भी कितनी होती है? 1। फिर आती है टीबिया। क्या आती है? टीबिया, और ये भी कितनी होती है? 1। फिर आती है फिबुला। फिबुला, ये भी कितनी होती है? 1। फिर आती है कार्पल। टार्सल, यहां टार्सल आएगा। टार्सल, यहां कितनी होती है? 8। यहां होगी 7 क्योंकि एक पटेला बढ़ गई है। और यहां आएगी फिर मेटा टार्सल। मेटा टार्सल, ये होती है आपकी 5। और फिर आती है फ्लेंजिज, और ये होती है आपकी 14। ये हो गई आपकी 30 दूनी 60। क्लियर है? देखिएगा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। जानू फलक जो होती है वो जानविक यानी पटेला का ही नाम होता है। जो टकना होता है, टकना, इसे जो टकने की हड्डी होती है, इसी टकने की हड्डी को बोलते हैं अपन पटेला, जानविक या फिर जानू फलक बोलते हैं। क्लियर है? ये कहाँ होती है? टकने में। ये जांग में होती है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर कहाँ होती है? फीमर जो होती है जांग में होती है। ह्यूमरस होती है यहाँ पे, रेडियस होती है यहाँ पे, 2 हड्डी, रेडियस और अल्ना होती है। क्या होती है? अल्ना। कार्पल यहाँ पे 8 हड्डियां छोटी मोटी होती हैं। मेटाकार्पल हथेली की हड्डियां होती है। क्लियर है? फ्लेंजिज आपकी उंगलियों की हड्डियों को बोलते हैं फ्लेंजिज। उंगलियों की हड्डियों को क्या बोलते हैं? फ्लेंजिज बोला जाता है। फिर आती है आपकी, क्लियर है, फीमर। जांग की हड्डी को फीमर बोलते हैं। पटेला, टखने की हड्डी को पटेला बोलते हैं। टीबिया सबसे चमकीली हड्डी होती है। टीबिया कैसी होती है? चमकीली हड्डी। पूछा गया है सबसे ज्यादा चमकीली हड्डी क्या है? टीबिया है। फिर फिबुला उसी के बगल में। फिर टार्सल, यानी जैसे यहां थी वैसे ही पैर में होती है टार्सल। और फिर मेटाटार्सल, जैसे मेटाकार्पल थी। और फिर आपकी फ्लेंजिज यानी पैर की उंगलियां 14। ये 30 और 30 60 60 60 120 हड्डियां हो गई।
पेल्विक, केल्विक, स्केपुला, 2 4 6 126 हड्डियां तो ऐसे हो जाती हैं। इन्हीं को अपन बोलते हैं क्या, एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर में 126 हड्डियां ही होती है। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा, जानविक। क्लेविकल, क्लेविकल 2 होती हैं, ये जहां पाई जाती हैं। इसी क्लेविकल को बोलते हैं ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन। महिलाएं इसको उभार के रखती हैं, पता नहीं कौन सी ब्यूटी निकलती है इससे। सबसे कमजोर हड्डी होती है, इस पे थोड़ा भी जोर डालोगे टूट जाएगी। सबसे कमजोर, इसको लिख लेना, सबसे कमजोर। क्लियर है, सबसे कमजोर। सबसे छोटी हड्डी कान में होती है स्टेपिस। क्लियर है। पटेला, ये होती है रेडियस, मैंने बता ही दिया, ये रहा रेडियस, हाथ में पाई जाती है। कहां होती है, हाथ में। हुमरस, रेडियस, अल्ना, यहां होती है रेडियस। क्लियर है। जोड़, ये तो जॉइंट्स होते हैं, 2 हड्डियों को जहां जोड़ा जाता है उसको जॉइंट्स बोला जाता है। क्लियर हुआ। इसके अलावा ज्यादा कुछ फास्फोरस वगैरह वो आगे जब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तब बात करेंगे। मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन, क्लियर, परीक्षण किया जाता है। अस्थि भंजन है ये, अस्थि भंजन परीक्षण किया जाता है। मनुष्य में किस चीज का पता लगाने के लिए अस्थि भंजन परीक्षण किया जाता है, आपको यह बताना है। देखिएगा, अस्थि भंजन मस्तिष्क क्षमता का, अंतरिम ऊंचाई का, अंतरिम आयु का, या औषधि व्यसन का। देखिएगा, यहां बोल रहा है कि अस्थि भंजन है ये, अस्थि भंजन। अस्थि मतलब होता है हड्डी। क्या होता है, अस्थि का मतलब होता है दोस्तों हड्डी, यानी हड्डियों का भंजन किया जाता है। तो वो किसके लिए किया जाता है, क्या मस्तिष्क की क्षमता का पता लगाने के लिए किया जाता है, या अंतरिम ऊंचाई पता लगाने के लिए किया जाता है, या अंतरिम आयु पता लगाने के लिए किया जाता है, या फिर औषधि व्यसन के लिए पता लगाया मतलब किया जाता है। चलिएगा 28 का आंसर दीजिएगा। बहुत देर से आप बैठ के सुन रहे थे कि सर हड्डियों के बारे में बता रहे हैं, आपको कैसा लगा हड्डियां बताना, बताइएगा एक बार कमेंट करके। कालूराम जी बघेल, सी होगा, बिल्कुल सही है कि ये अंतरिम आयु पता लगाने के लिए आपको किया जाता है। कौन सी आयु, अंतरिम आयु बताने के लिए आपको ये क्या किया जाता है, अंतरिम आयु पता लगाने के लिए अस्थि भंजन किया जाता है। बिल्कुल सही है, 28 का सी होगा मेरे प्यारे साथियों, 28 का क्या होगा, सी होगा। बिल्कुल सही है, अंतरिम आयु अस्थि भंजन। चलिएगा, पड़े हुए सीरम यानी यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल का मतलब होता है यूरिक एसिड। क्लियर है, यूरिक एसिड, दोनों चीजें होती हैं। स्तर के कारण गाउटी यानी आर्थोइटिस से ग्रसित रोगियों को निम्नलिखित खाद्य घटकों में से किस एक का अंतःग्रहण न्यूनतम रखना चाहिए। यानी इनमें से आपको क्या है जो बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, क्या वो लिपिड है, क्या वो न्यूक्लिक अम्ल है, क्या वो खाद्य फाइबर है, या फिर कार्बोहाइड्रेट है। ध्यान से सुनिएगा, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड इन जॉइंटों पे क्या हो जाता है, यूरिक एसिड इन जॉइंटों पे जमा हो जाता है, और जमा होने की वजह से साइनोवियल लिक्विड को हटा देता है। क्लियर है। और वहां जोड़ों में क्या हो जाता है, घिसाव होने लगता है, जिसकी वजह से बहुत भयंकर दर्द होता है, जिसे गोइटर बोलते हैं। क्लियर है। गठिया रोग बोलते हैं, अब याद आया, गठिया रोग क्या बोलते हैं, गठिया रोग बोलते हैं। तो जब गठिया रोग हो जाता है या आप गठिया रोग से ग्रस्त हो रहे हो, तो इनमें से कौन सा है जिसकी मात्रा आपको कम करना चाहिए, तो बताइएगा। वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच जी। अच्छा लगा सर, आपकी क्लास लगाई थी हड्डियों वाली मैंने, अच्छा लगा, हड्डी वाली क्लास आपने देखी है, थैंक यू सो मच। देखिएगा, आपको करना क्या है, यूरिक सीरम, यूरिक एसिड सीरम, पता है आपको सीरम किसको बोलते हैं, आपके ब्लड के अंदर से जिस चीज में जांच की जाती है, ब्लड के अंदर से जिस चीज की जांच की जाती है वो सीरम होता है। क्या होता है, सीरम होता है। सीरम ब्लड के अंदर पाया जाता है। सीरम ब्लड के अंदर एक हल्का येलो कलर का, वो एक अलग होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर से भी क्या निकाला जाता है, सीरम निकाला जाता है। उस सीरम से आपकी बीमारियों की जांच की जाती है। किससे की जाती है, सीरम से बीमारियों की जांच की जाती है। बिल्कुल सही है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल होता है DNA अगर बात करें। क्लियर है, RNA, लेकिन यहां न्यूक्लिक अम्ल की बात नहीं कर रहा, और बोल रहा है खाद्य घटकों में किसका एक अंतःग्रहण न्यूनतम रखना चाहिए, तो वो न्यूक्लिक एसिड का रखना चाहिए। किसका रखना चाहिए दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड का रखना चाहिए। खाद्य फाइबर आपको खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के लिए आपको लेना ही चाहिए, और लिपिड का संचरण प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका तो आपको लेना ही लेना चाहिए। तो डेट इज द राइट आंसर, वेरी गुड है। क्लियर है, बहुत सही है कि न्यूक्लिक अम्ल होगा, वेरी गुड।
चलिएगा आइएगा क्वेश्चन नंबर 30 कि सरल आवर्त गति करते कण का अधिकतम विस्थापन की स्थिति में त्वरण जो होता है वो क्या हो जाता है। देखिएगा, सरल आवर्त गति कर रहे पिंड का या कण का अधिकतम विस्थापन जब होगा तो उसका त्वरण क्या रहेगा उस टाइम पे, क्या अधिकतम होगा, क्या न्यूनतम होगा, क्या शून्य होगा, ना अधिकतम और ना ही न्यूनतम। तो आपको बताना है कि इसका त्वरण जो होगा उस टाइम पे क्या होगा। सरल आवर्त गति, पेंडुलम आपने देखा है, पेंडुलम ये क्या करता है, सरल आवर्त गति करता है। क्या करता है, सरल आवर्त गति करता है। तो आप लोग देखिएगा कि अगर यहां एक मैंने ये पेंडुलम लटका रखा है, क्या लटका रखा है, ये मैंने एक पेंडुलम लटका रखा है। अगर ये सरल आवर्त गति करेगा तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर दोबारा ऐसे आएगा। तो ये एक बार जाना, फिर एक बार आना, फिर दोबारा जाना और फिर दोबारा आना, ये पूरा काम जो करता है वो पूरा 1 सेकंड में करता है। इसी को इसका आवर्त काल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी का इसको आवर्त काल बोला जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि सरल आवर्त गति करते कण का पिंड का अधिकतम विस्थापन। अब बताइएगा कि इसका अधिकतम विस्थापन, तो ये यहां गया, क्लियर है, यही इसका अधिकतम विस्थापन होगा। क्या होगा, अधिकतम विस्थापन। क्यों, यहां से अगर दोबारा यहां आ गया तो जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं इसका क्या हो जाएगा, वहीं पे वापस आ जाएगा। तो उस स्थिति में विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। अगर इधर भी जाके दोबारा वापस आ जाता है तो विस्थापन 0 हो जाता है। तो एक बार इधर आना इसका अधिकतम विस्थापन होता है। और अधिकतम विस्थापन की स्थिति में जो त्वरण होता है वो भी कैसा होता है, अधिकतम होता है। जितने भी लोग सी बता रहे हैं, पता नहीं अभी का बता रहे हैं कि पहले का है, मैंने कमेंट ही अभी देखा है। भाई शून्य नहीं होगा, विस्थापन शून्य नहीं होगा। हाँ जी ममता प्रजापति जी बिल्कुल सही है आपका आंसर कि उसका अधिकतम क्या होगा, त्वरण कैसा हो जाएगा, अभी त्वरण कैसा हो जाएगा, बिल्कुल अधिकतम हो जाएगा। फिजिक्स की क्लास में स्टार्ट करूंगा, जैसे बायोलॉजी करूंगा वैसे फिजिक्स करूंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा चीजें और फिर भूल के बताना, फिर भूल के बताना, मुंह पे बोल रहा हूं भूल के बताना। अगर मैंने पढ़ा दिया ना और फिर भूल के बताना, अगर कोई चीज भूल जाओ तो ये मेरी गारंटी है। चलिएगा आइएगा 31 का अनुवाद आपसे पूछ रहा है, क्लियर है, ये अनुनाद है, ये हटाओ आगे से, ये कुछ भी नहीं है। अनुनाद की दशा में दोलनों का आयाम न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है, शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं। अनुनाद की स्थिति में, क्लियर है, जो दोलनों का आयाम होता है, दोलन का मतलब होता है ये, क्लियर है, वो पेंडुलम जो है वो क्या कर रहा है, दोलन, एक गया दूसरा आया, दोलन। तो ये क्या कर रहा है, दोलन। अगर ये जल्दी जल्दी करने लगे तो दोलना का मतलब ये हो जाएगा आयाम, यानी 1 सेकंड में कितनी बार दोलन कर रहा है वो उसका आयाम होता है। क्या होता है, आयाम होता है, क्लियर है, क्या होता है, आयाम होता है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि अनुनाद की स्थिति में जो दोलनों का आयाम होगा, किसका आयाम, वह कैसा होगा, क्या न्यूनतम होगा, क्या अधिकतम होगा, क्या शून्य होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, क्लियर है, या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर आपको देना है। अगर अनुनाद की स्थिति में दोलन कर रहा है तो उसका आयाम जो होगा वह अधिकतम होता है। कैसा होता है, अधिकतम होता है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कालूराम बुंदेला जी बिल्कुल सही है आपका, अधिकतम होगा। ये चैप्टर में लेके आऊंगा, आपको फरिया दूंगा। एक क्लास में पूरी आपकी मैराथन थ्योरेटिकल लूंगा। सिर्फ यहाँ टॉपिक डाला रहेगा सरल आवर्त गति और उसका पूरा बायोडाटा मैं आपको दूंगा। लीवर का पूरा बायोडाटा ऐसे मैं टॉपिक डालकर लाऊंगा। कम से कम 8 घंटे की क्लास में आपकी लेने वाला हूं एज सून एज पॉसिबल, क्लियर है। मेरा काम पूरा चल रहा है, उसके ऊपर बाकायदा मेहनत चल रही है। एक बार टेस्ट सीरीज खत्म हो जाए उसके बाद मैं एक भयंकर आपके लिए 8 घंटे की क्लास लूंगा दोस्तों, शानदार क्लास लूंगा और आपका सपोर्ट चाहिए रहेगा मुझे, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। चलिएगा 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है, आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई। जो आंतरिक ऊर्जा होती है इसकी जो अभिधारणा है वो सबसे पहले, डिंपल जी कब, सर कब, टेस्ट सीरीज जैसे ही खत्म होती है वैसे ही मैं लेने वाला हूं, क्लियर है। 21-22 के समथिंग आपकी टेस्ट सीरीज खत्म हो जाएगी, वैसे ही मैं क्लास लूंगा। आंतरिक ऊर्जा की जो अभिधारणा है वो कहां से ली गई, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के द्वारा, स्टोक के नियम द्वारा, स्टीफन के नियम द्वारा या बीन के नियम के द्वारा, आपको बताना है, क्लियर है।
सर नेट खत्म। अब इसका क्या कर सकते हैं, नेट खत्म। इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बता रहे हैं सर ए होगा। देखिए सुनिएगा, स्टोक का जो नियम है, स्टोक ने नियम दिया था कि अगर कोई बॉल है, क्या है, अगर कोई बॉल है, आप इस बॉल को पानी में गिराते हो तो ये बॉल पानी में जाके क्या होगी, गिरेगी। और जैसे ही ये बॉल पानी में जाके गिरेगी तो ये क्या करेगी, पानी जितने जितने पानी के ऊपर गिरेगी ये पानी की उतने परतों को क्या कर देगी, गतिमान अवस्था में ला देगी। किस में ला देगी, गतिमान अवस्था में ला देगी। और जितनी पानी की अवस्थाएं गतिमान में आएंगी वो दूसरी परतों से टकराएंगी। तो जितना पानी गतिमान अवस्था में आएगा, यही स्टोक का नियम था कि अगर आप किसी चीज को पानी के ऊपर डालते हो तो वह जितना पानी को विस्थापित करती हैं, वह अपनी परतों को जितना विस्थापित करती हैं, उसकी जो परतें गतिमान अवस्था में आती हैं, और वो परतें जिस परतों से जाके क्या होती है, संलग्न होती है, वे उनको भी गतिमान अवस्था में ला देती है। स्टीफन का जो नियम था, स्टीफन का नियम था कि कृष्णिका के एक पिंड में जो ताप होगा वो उसके परम शून्य ताप के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीजों को, क्लियर है। बीन का जो नियम है, ये बीन का विस्थापन नियम है। क्या नियम है, बीन का विस्थापन नियम है कि अगर आप एक बॉल को पानी के अंदर पूरी तरीके से क्या कर दो, डुबा दो, पानी के अंदर से पूरी तरीके से क्या कर दो, उसको डुबा दो, तो वह उतना ही पानी विस्थापित करेगी जितना कि उसका वॉल्यूम होगा। लेकिन वो पानी से क्या, पानी में जाके क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी। क्लियर है। अपना वेट यहाँ पे अभी जो है, और अगर पानी के अंदर चले जाते हैं तो अपन कैसे हो जाते हैं, हल्के। कभी देखना पानी के अंदर जाके अपने आप को खुला छोड़ देना तो आप ऊपर आ जाओगे। कहाँ आ जाओगे, ऊपर, क्योंकि आप हल्के हो जाते हो, आपका भार जो हो जाता है वो कम हो जाता है। यही किसका था, बीन का नियम, बीन का विस्थापन नियम। अगर आप पानी में कोई चीज को डुबाते हो तो वो पानी को विस्थापित कर देती है, यानी विस्थापन कर देती है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम था। क्लियर है। ये क्या है, आंसर जो होगा बिल्कुल सही है, जितने लोगों का भी ए आंसर आ रहा है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम, आंतरिक ऊर्जा, कि अगर किसी निकाय को दी गई कुल ऊर्जा अगर Q है तो ये पूरी ऊर्जा कार्य में नहीं लगेगी, ये पूरी ऊर्जा कार्य में नहीं लगेगी। इसमें से क्या होगा, डेल्टा Q, ये ऊर्जा उस निकाय को गर्म करने में खर्च हो जाएगी, और जो बची हुई ऊर्जा है, जो शेष बची हुई ऊर्जा है, उससे क्या होगा, कार्य होगा। उससे क्या होगा, कार्य होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप खाना बनाने के लिए तवे को कहां रखते हो, तवे को गर्म करने के लिए रखते हो। तवे को जैसे ही आप गर्म करने के लिए रखते हो तो क्या डायरेक्ट रोटी डाल देते हो, नहीं डालते। कुछ ऊष्मा तवे को गर्म करने के लिए चाहिए, यानी कुछ ऊष्मा कहां खर्च हो जाती है, निकाय को गर्म करने के लिए। यानी जितनी ऊष्मा आपने दी उतनी ऊष्मा से आपने कार्य किया, क्या नहीं किया। कुछ ऊष्मा निकाय को चाहिए रहती है उसको गर्म करने के लिए। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस W। क्लियर है। यानी कुछ ऊर्जा निकाय को गर्म करने में खर्च हो जाती है। क्लियर है। और बची हुई ऊर्जा से अपन क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और इसी गर्म करने वाली ऊर्जा को अपन बोलते हैं आंतरिक ऊर्जा। क्या बोलते हैं दोस्तों, आंतरिक ऊर्जा बोला जाता है। इसी को बोला जाता है निकाय की आंतरिक ऊर्जा। इसका जो नियम है वो ऊष्मागतिकी के पहले नियम से आया था। किससे आया था, ऊष्मागतिकी के पहले नियम से आया था। कालूराम बुंदेला जी, सी नहीं होगा। स्टीफन का नियम जो है, स्टीफन का नियम जो है वो कृष्णिका पिंड पे आधारित है, जो कि परम शून्य ताप तक जाता है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 होगा। किस गैस पर कृत कार्य सर्वाधिक होता है। कृत का मतलब होता है किया गया कार्य, कृत का मतलब होता है किया गया कार्य सर्वाधिक होता है। समतापी प्रक्रम में, समदाबीय प्रक्रम में, सम आयनिक प्रक्रम में, या फिर रुदोष प्रक्रम में, किसमें जो है वो सबसे ज्यादा कार्य होता है, आपको बताना है दोस्तों मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा कि किस पर जो कार्य किया जाता है वो सर्वाधिक होगा। समतापी का मतलब होता है समान ताप होना चाहिए। ताप कैसा होना चाहिए, समान ताप। कैसा ताप होना चाहिए, समान ताप होना चाहिए। क्लियर है। समदाबीय का मतलब होता है यानी समान दाब होना चाहिए। जितनी भी चीजों में आप दाब लगा रहे हो वह दाब कैसा होना चाहिए, समान। सम आयतनिक का मतलब होता है कि आयतन समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, आयतन समान होना चाहिए उसका। क्लियर है। रुदोष प्रक्रम एक अलग चीज होती है। रुदोष प्रक्रम क्या होती है दोस्तों, एक
अलग चीज होती है जहां पे कोई भी नहीं लगा है। बिल्कुल सही है। अगर किसी भी वस्तु पे आपको कार्य करना है, किया गया कार्य जो है सर्वाधिक होना है, तो उसका जो ताप है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ताप समान होगा तो वहां कार्य ज्यादा होगा। अगर लेकिन दाब समान कर लो लेकिन ताप समान ना करो तो फिर मतलब क्या है, वहां किया गया कार्य कम हो जाता है। जैसे पानी को उबालना, पानी पे आप दाब को समान कर दो, वायुमंडलीय दाब समान लगता है, लेकिन अगर ताप को आपने बढ़ा दिया तो वो पानी उड़ जाता है, वेपर हो जाता है। काम कितनी देर के लिए हुआ, थोड़ी सी देर के लिए हुआ। और वही पानी पे आप दाब लगाइए, समान ताप रखिए, तो वो किसका बन गया, पास्कल का नियम बन जाता है। पास्कल ने दाब लगा के नियम बनाया था तो वो इसी पे बनाया था। चलिएगा आइएगा 34। लोहे की एक सुई पानी की सतह पर तैरती है, इसकी परिघटना का कारण क्या है। इसकी परिघटना का कारण क्या है आपको ये बताना है कि लोहे की एक सुई को आप पानी पे इस तरीके से रख सकते हो तो वह पानी पे क्या करेगी दोस्तों, तैरने लगेगी। ये क्या है, द्रव का उत्प्लावन्य है या फिर श्यानता है या पृष्ठ तनाव है या गुरुत्वीय त्वरण है। आपको बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। 34 का जो आंसर होगा दोस्तों, थर्टी फोर का सर ए होगा, द्रव का उत्प्लावन नियम। देखिएगा ऐसा कुछ नहीं है कि द्रव का उत्प्लावन नियम होगा। ये देखिएगा द्रव का उत्प्लावन नियम है कि यदि कोई वस्तु पानी में पूरी तरीके से डूबी है, पानी में पूरी तरह से क्या कर रही है, डूबी है। अगर कोई वस्तु पानी में पूरी तरह कैसे डूबी है तो इसका जो भार होता है, द्रव्यमान होता है, वो कम हो जाता है। भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है और ये वस्तु ऊपर की ओर उठने लगती है। श्यानता वह गुण है जो अपने में परिवर्तन का विरोध करती है। क्लियर है, अपने में क्या करता है, श्यानता ये द्रव का, किसका, द्रव का एक गुण है जो परिवर्तन का विरोध करती है। किसका विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है। क्लियर है। पृष्ठ तनाव वह है जो अपने क्षेत्रफल को, किसको, क्षेत्रफल को कम से कम रखना चाहता है। कैसा रखना चाहता है, कम से कम रखना चाहता है, वही पृष्ठ तनाव होता है। वर्षा की बूंद का गोल होना पृष्ठ तनाव के कारण संभावित हो पाता है। पृष्ठ तनाव बोलता है कि किसी भी चीज का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वह कम से कम होना चाहिए। इसमें संकुलन ज्यादा होता है, संकुचन ज्यादा होता है। यह अपने आयनों को अपनी ओर आकर्षित करके उनको सिकुड़ लेता है और उसका क्षेत्रफल कम से कम कर देता है। श्यानता पानी का वह गुण होता है जो उसमें परिवर्तन का विरोध करता है। इसीलिए जो सुई होती है वो पानी पर तैरने लगती है। वो बोलता है तुम मेरे अंदर आओगे, मुझे डुबाओगे, आप डूबोगे तो मेरा क्या होगा, परिवर्तन होगा, और मैं इसी परिवर्तन का विरोध करता हूं। तो जो सुई है वो श्यानता के गुण के कारण पानी के ऊपर क्या करती है दोस्तों, तैरने लगती है। क्या करती है, तैरने लगती है। द्रव का उत्प्लावन नियम तो डूबने पर आधारित है। किस पर आधारित है, डूबने पर आधारित है। जितने भी लोग ए आंसर दे रहे हैं डिप्पल पराठा जी, वो डूबने पर आधारित है। किस पर है, डूबी हुई वस्तु पर आधारित है द्रव का उत्प्लावन नियम। किसका नियम, द्रव का उत्प्लावन नियम वस्तु के डूबने पर ही आधारित है कि उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। क्लियर हुआ, तो डेट इज द आंसर होगा श्यानता। क्या होगा, श्यानता। आइएगा 34 आंसर, 34 नंबर का क्वेश्चन। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम होता है। क्लियर है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, संपीड़ता या फिर विकृति, इनमें से कौन सा है जो कि आपके आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का क्या होता है दोस्तों, कैसा होता है, व्युत्क्रम होता है। आपको यह बताना है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का व्युत्क्रम क्या होता है, देखिएगा सबसे पहली चीज तो है कि प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, आयतन तो बाद में है। देखो क्षेत्रीय प्रत्यास्थता गुणांक वो लंबाई पे डिपेंड करता है, आयतन वॉल्यूम पे करता है, लंबाई और चौड़ाई पे करता है। क्लियर है, लंबाई का लंबाई पे करता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य क्या, विकृति, तो विकृति पे अपन पढ़ेंगे अभी आगे जाके। ये लिखा है विकृति, विकृति क्या होती है। क्लियर है, इनके जो अनुपात होते हैं, अनुदैर्ध्य लंबाई, अनुदैर्ध्य क्षेत्रफल, अनुदैर्ध्य आयतन, क्लियर है, इनकी जो अनुपात होते हैं उन्हीं में इनका क्या आता है, दृढ़ता गुणांक आता है। क्लियर है, इनके जो अनुपात होते हैं,
क्या होते हैं? अनुपात। इस चैप्टर को मैं पूरा आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो व्युत्क्रम होता है वो संपीड़ितता का होता है। किसका होता है? संपीड़ितता का होता है। क्लियर है? अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य आयतन, इन दोनों का जो अनुपात होता है ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा संपीड़ितता, यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा जो होता है, वो संपीड़ितता होता है। क्या होता है? बिल्कुल सही है, सी 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 सी, वेरी गुड, क्लियर है। चलिएगा, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पूछा है, ध्यान रखना यहाँ पे, क्वेश्चन को जब भी पढ़ो थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि भारतीय जो शैवाल होते हैं उनके जो विज्ञान यानी उनके बारे में जो जानकारी दी है वो किसने दी है? R.S. कश्यप ने दी है, R. मिश्रा ने दी है, अरस्तु ने दी है, या फिर M.O.A. आयंगर ने दी है? आपको बताना है कि भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय शैवाल विज्ञान का जो जनक होता है वह किसको कहा जाएगा? इसको, इसको या फिर इसको, किसको कहा जाएगा भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक? आप लोग आंसर देना, मैं पानी पी लेता हूं। हाँ जी, आया क्या? नहीं 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 नहीं, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक जो होता है वो होते हैं M.O.A. आयंगर। क्लियर है? M.O.A. आयंगर कौन होते हैं? M.O.A. आयंगर। आगे देखिएगा 37, जीवाश्मिकी का जनक किसे कहा जाता है? ल्यूवेनहोक, लुईस पास्चर, क्लियर है, लियोनार्डो दा विंसी या हिप्पोक्रेटस? हिप्पोक्रेटस ये तो हिस्ट्री का है। क्लियर है? ल्यूवेनहोक ने क्या की थी? जीवित कोशिका, एंटोनियो बोन ल्यूवेनहोक जीवित कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने, तालाब के पानी में। कहाँ की थी? तालाब के पानी में। अब कई लोग आपको बताएंगे कि दांत की खुरचनी में की थी इन्होंने। क्लियर है? कई लोग आपको बताएंगे कि दांत की खुरचनी में की थी। लुईस पास्चर इन्हें टीका का खोजा था, चेचक का। इसका टीका खोजा चेचक का, तो दैट इज द आंसर। लियोनार्डो दा विंसी, लियोनार्डो दा विंसी जो हैं वो जीवाश्मिकी क्या हैं? जीवाश्मिकी के क्या हैं? लियोनार्डो दा विंसी जीवाश्मिकी क्या क्या हैं? जनक हैं। चलिएगा 38, प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है? क्लियर है? मैक्सवेल है, न्यूटन है, हेनरी है, फेराडे है? आपको बताना है कि जो प्रेरकत्व है वो उसका मात्रक जो है वो क्या है, आपको बताना है। मैं आपको बता देता हूं। हाँ जी बिल्कुल, सी 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 आ रहा है सभी लोगों का। किसका आंसर है? सी पिछले वाले का है क्या? हाँ, लियोनार्डो दा विंसी, बिल्कुल सही है, लियोनार्डो दा विंसी पिछले वाले का। अब आगे बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। प्रेरकत्व जो होता है इसका जो एसआई मात्रक है, कौन सा मात्रक है? एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? क्लियर है? तो प्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? हेनरी होता है। जल्दी से इसको खत्म करते हैं, अगली पीडीएफ अपने को लगाना रहेगा। चलिएगा 39 जो है, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी से बताइएगा कि ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या जूल होता है, फोटोन होता है, ल्यूमेन होता है, या फिर लक्स होता है? कौन होता है? ल्यूमेन होता है। किसका मात्रक? ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? जब क्लास लूंगा सारे मात्रक समझा दूंगा, एक मात्रक की मैं क्लास लूंगा। तो इसका मात्रक क्या होता है? ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। आइएगा 40, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लियर है? डिंबवाही नलिका में होती है, अंडाशय में होती है, योनि में होती है, या फिर गर्भाशय में होती है? आपको बताना है ये कहाँ होती है। उर्वरणी की प्रक्रिया जो होती है मानव शरीर में वो इनमें से कहाँ होती है? देखिएगा,
योनि में कोई क्रिया नहीं होती, क्लियर है, योनि में कोई क्रिया नहीं होती, ये मूत्र का मार्ग होता है। गर्भाशय में आपको अंडा छोड़ना पड़ता है, आपको गर्भाशय में निषेचन करवाना पड़ता है। क्या करवाना पड़ता है? गर्भाशय में बच्चा बनता है, क्या करता है? बच्चा पैदा होता है गर्भाशय में, बच्चा डेवलप होता है। कहाँ पे? गर्भाशय में। अंडा से उस चीज को बोलते हैं जहां पे फीमेल के अंदर उसका जो अंडा होता है वो बनता है, यानी बन के वो डेवलप होता है। 7-7 दिन की प्रोसेस होती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अंडाशय का काम क्या होता है, गर्भाशय का काम क्या होता है। तो जो मानव में शरीर में उर्वरकणीय क्रिया होती है वो डिंब वाहिनी नलिकाओं में होती है। क्लियर है? किस में होती है? डिंब वाहिनी नलिकाओं में होती है। इस तरीके से आपकी नलिकाएं होती हैं। क्लियर है? क्या होती हैं? इस तरीके से आपकी नलिकाएं होती हैं। ये जो नलिकाएं हैं इन्हीं को बोलते हैं डिंब वाहिनी नलिकाएं। मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता, बट आगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको मैं पूरा डिटेल से कंफर्म कर दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डिंबवाही नलिकाएं। आइएगा 41 पे। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? क्लियर है? प्रोटेस्ट ग्रंथि में बनते हैं, वीर्य पुट्टिकाओं में बनते हैं, अंडकोश यानी वृषण कोश में बनते हैं, अलैंगिक प्रजनन में बनते हैं। सुक्रोज जो बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? तो सुनिएगा, सुक्रोज जो होते हैं पुरुष के अंदर बनते हैं। सुक्रोज जो होते हैं, सुक्रोज बोल रहा हूं, शुक्राणु जो है ये क्या है? ये पुरुष प्रजनन हार्मोन है। क्या है? पुरुष प्रजनन हार्मोन होता है। ये पुरुषों के अंदर बनता है। और ये कहाँ पे बनता है? क्लियर है? पुरुषों के अंदर आपने टेस्टिस नाम सुना होगा, टेस्टिस। क्लियर है? क्या नाम सुना होगा? टेस्टिस। यानी आपने क्या नाम सुना है दोस्तों? टेस्टिस नाम सुना है। यहाँ पे तो ये स्टोर होते हैं। क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। अब यही तो दिक्कत है। टेस्टिस का मतलब होता है वृषण, वृषण का मतलब, अंडकोश का मतलब होता है ये महिला, यानी ये महिला की बात कर रहा है। वृषण कोश का मतलब होता है कि ये पुरुष की बात कर रहा है। क्लियर है? क्योंकि वृषण मतलब होता है टेस्टिस, और टेस्टिस जो होते हैं मानव के अंदर 2 होते हैं, यानी वृषण कोश 2 होते हैं। लेकिन वृषण कोश में आपका जो शुक्राणु होता है वो बनता नहीं है, ये बात ध्यान रखना। शुक्राणु वहां पे क्या होता है? शुक्राणु वहां पे स्टोर होता है। वहां पे शुक्राणु क्या होता है? स्टोर होता है। यही तो देखो आंसर आने लगे ना। ज्योति अवस्थी जी, रज्जो अहिरवार जी, शर्मिला महल जी, आप लोग, मुझे पता था यही आंसर दोगे, लेकिन आप लोग ध्यान से अगर देखोगे, अगर आपने जहां भी पढ़ा है वहां अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो वहां बोलता है कि टेस्टिस्ट यानी अंडकोश के अंदर जो शुक्राणु होता है वो स्टोर होता है, बनता नहीं है। हाँ जी अविनाश चतुर्वेदी जी, बियर पुट्टिकाओं में, बियर उस शुक्राणु का नाम होता है, उसकी पुट्टिकाओं में नहीं बनता। ये बनता है प्रोस्टेट ग्रंथि में। जब आप ग्रंथि चैप्टर पढ़ोगे तो उस ग्रंथि चैप्टर में एक ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो आपके शुक्राणु को बनाने का काम करती है। किसका काम करती है? शुक्राणु को बनाने का जो काम करती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स करती है, जो कि वृषण में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? वृषण के पास में पाई जाती है। बिल्कुल सही है रज्जो अहिरवार जी आपका आंसर कि 41 का सर ए होगा। आइएगा, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? क्लियर है? जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, क्लियर है, माँ का दूध जिसको बोला जाता है, जो बच्चे के लिए पहली प्रायोरिटी होती है, क्या वो प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, क्लियर है, या ऑक्सीटोसिन? इनमें से आपको बताना है किस हार्मोन के हाँ जी बी होगा, बी होगा, सभी लोग बी बता रहे हैं। देखिएगा, प्रोलेक्सिन जो है ये मानव की फर्टिलिटी को बताता है। इसको बताता है, फर्टिलिटी को बताता है। ये हार्मोन जो होता है किसी भी चीज़ की फर्टिलिटी, मतलब जो महिला की फर्टिलिटी को बताता है। एस्ट्रोजन
और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों महिला के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। स्तनपान के लिए उनके पास जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, उसी स्तन ग्रंथियों में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, जो उनके अंदर से क्या निकालता है? दूध निकालने का काम करता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है ये पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये पीयूष ग्रंथि निकालती है इस हार्मोन को। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है इसको पीयूष ग्रंथि निकालने का काम करती है। क्लियर है? एस्ट्रोजन, महिला के अंदर 3 तरीके के हार्मोन निकलते हैं, महिला के अंदर की बात कर रहा हूं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक होता है रिलैक्सिन। ये मेन हार्मोन होते हैं जो महिला के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है? ये आपका दुग्ध का उत्पादन करता है। दूसरा, उस बच्चे की सुरक्षा करता है जब बच्चा मां के गर्भाशय में क्या हो रहा है? बन रहा होता है। प्रोजेस्टेरोन जो करता है एस्ट्रोजन जो करता है उस बच्चे को खाने की व्यवस्था की जिम्मेदारी देखता है कि उस बच्चे की खाने की जिम्मेदारी, उसके पोषण सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बच्चा डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिलैक्सिन हार्मोन, जब आपका गर्भपात होता है, मतलब जो आपकी डिलीवरी होती है, उस टाइम पे आपको रिलैक्सिन हार्मोन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना, यानी उस बच्चे की डिलीवरी आराम से हो जाए, इसलिए गर्भाशय के मार्ग को ये क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है, फैला देता है, जिससे कि वो बच्चा आसानी से क्या हो जाए? डिलीवरी हो जाए उस बच्चे की, यानी आसानी से बाहर निकल जाए। 3 हार्मोन तो आपको याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन आपकी फर्टिलिटी को चेक करता है, चेक कर लेना फर्टिलिटी सही लिखा है कि नहीं लिखा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है, ये तो सभी के लिए निकलता है, महिलाओं के लिए अलग से नहीं निकलता। क्लियर है? डी को समझा दो। हाँ जी, बता दिया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। कहां से निकलता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। ये आपकी भावनाओं को बताता है। किसको बताता है? भावनाओं को। क्लियर है? यानी आपका प्रेम, स्नेह, घृणा, आपका किसके प्रति प्रेम है, स्नेह है, घृणा है, भावनाओं को जो बताता है वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है। किसी को देख के आपके दिल में घंटी बजी, इसका मतलब ऑक्सीटोसिन निकला। किसी को देख के आपको गुस्सा आया, मतलब ऑक्सीटोसिन निकला। क्लियर है? क्या निकला? ऑक्सीटोसिन निकला। इसका जो आंसर होगा क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन होगा। आइएगा, तीसरा वेंट्रिकल यानी वेंट्रिकल्स उपस्थित होता है। सबसे पहली चीज तो यही है, वेंट्रिकल मस्तिष्क में होता है, यकृत में होता है, हृदय में होता है या वृक्क में होता है? आपको बताना है तीसरा वेंट्रिकल्स उपस्थित कहाँ होता है। क्लियर है? तीसरा वेंट्रिकल्स कहाँ उपस्थित होता है? डी को समझा दो। समझा दिया? डी को, शर्मिला महल जी जल्दी से आंसर दें। और दोस्तों आज तो मैंने आप लोगों से बोला भी नहीं है कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फलाना करें, ढिकाना करें। अब मैं सर जी, मुझे टेस्ट सीरीज में 6 से 11 तक की पीडीएफ नहीं मिल रही। टेलीग्राम पे जाइएगा रज्जो जी, मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ डली हुई हैं। नहीं मिल रही हैं तो मैं दोबारा टेलीग्राम पे एक साथ पूरी पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। राखी कोरी जी बोल रही हैं कि सर सी होगा। दोस्तों आज मैंने आप लोगों से लाइक करने का नहीं बोला, आप लोगों ने लाइक नहीं किया, गलत बात। मैं नाराज हूं, आप लोगों से बात नहीं कर रहा। अब मैं नहीं कर रहा, जब तक मुझे 30 लाइक नहीं मिलेंगे जब तक नहीं करूंगा बात। चलिएगा, तीसरा वेंट्रिकल्स जो होता है वो आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। चलिए इनको कभी बाद में समझेंगे। हाँ, मीनर्स के देहाणु स्थित होते हैं। अभी इनको अपन लगा लेते हैं। कोकिल्स में होते हैं, त्वचा में होते हैं, आमाशय की दीवार में होते हैं, या फिर टॉन्सिल्स में होते हैं। जो मीसनर्स के होते हैं ये आपके कहाँ होते हैं? ये आपके त्वचा में होते हैं। कहाँ होते हैं? मीसनर्स के देहाणु। क्लियर है? 45। पोर्किंस रोग एक प्रकार का रोग होता है, पोर्किंसंस डिसीज, जो संबंधित होती है। आपको बताना है कहाँ से? अग्नाशय से होती है, मुख्य गुहा से होती है, त्वचा से होती है, या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होती है। क्लियर है? ये आपको बताना है कि ये कहाँ से होती है। पार्किंसन जो बीमारी होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमारी है, क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि पढ़ाया नहीं जाता इस चीज़ को, और ये इंपॉर्टेंट बीमारी है जो कि आपकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से नहीं है, तंत्रिका तंत्र के केंद्रीय वाले भाग से रिलेट होती है। कर दिया सर जी मैंने तो, थैंक यू सो मच जी, मैं नहीं कर रहा किसी बात। क्लियर है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होती है। ये कहाँ से होती है? केंद्रीय के तंत्रिका तंत्र से होती है। एंडोलिम्फ जो नामक द्रव्य होता है ये कहाँ भरा होता है? अंतःकरण में होता है,
निडोब्लास्ट में होता है, नेत्रों के पश्च बेसम में होता है, या साइनोवियल होता है? ये कौन सा होता है? क्लियर है? तो आपको बताना है एंडोलिम्फ जो द्रव्य होता है ये आपके अंता कण में भरा होता है। अंता कण का मतलब होता है कान के अंदर एयर ड्रम के नीचे एक द्रव भरा होता है, ये अंता कण का मतलब होता है यही द्रव होता है एंडोलिम्फ, जो आपकी आवाज के वेग को यानी आयाम को बहुत आसानी से आपके कान के अंदर पहुंचाता है और अपने कान तक उसको पहुंचा देता है। इसी को बोलते हैं अंताकण, यानी कान के अंदर वाले पार्ट में, एयर ड्रम के बाद में। क्लियर है? जहां पे आपकी MIS मिस यानी मेलियस इनकस स्टेप्स 3 हड्डियां पाई जाती है वहीं पे होता है ये। इसके ऑप्शन किधर गए? अच्छा उधर है क्या? 43, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज की और उसे नाम दिया। क्या नाम दिया? सोबरल DS9, फिले 76B, रोनाल्डो CR7 या सुपर FG9? क्या नाम दिया? राखी कोरी जी, हाँ जी। कालूराम जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया रोनाल्डो CR7। हाल ही में सबसे चमकीली आकाशगंगा खोजी गई जिसका नाम है रोनाल्डो CR7। 48, लसिका किसका वहन करती है? आपको बताना है कि जो लसिका है वो किसका वहन करती है। क्लियर है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रोटीन, हार्मोन, ग्लूकोज या वसा। प्रोटीन का वहन करने के लिए लसिका की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए आपको RNA यानी RNA की ब्लड की जरूरत पड़ती है। हार्मोन ऑटोमेटिक ब्लड में मिलता है, ये भी ब्लड निकालता है। ग्लूकोज को वहन करने की जरूरत नहीं है, ये करता है आपका गोल्जी बॉडी। बात आई वसा। क्लियर है? तो जो लसिका होती है ये किसका वहन करती है? वसा का वहन करती है, यानी वसा का। अरे ग्लूकोज का नहीं करती, वसा का करती है। ग्लूकोज को तो कौन करता है? आपको पता नहीं है क्या? गोल्जी बॉडी। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। क्लियर हुआ? आइएगा, जिब्रेलिन क्या है? अम्ल है, कोशिका है, हार्मोन है या कवक है? अम्ल है, कोशिका है, हार्मोन है या कवक है? जिब्रेलिन क्या है? अम्ल है, कोशिका है, हार्मोन है या कवक है? जिब्रेलिन क्या है? 48 का डी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिएगा, जिब्रेलिन जो है वो एक प्रकार का क्या है दोस्तों? हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है जिब्रेलिन। चलिएगा आगे आइएगा, इनमें से साम्यावस्था का नियम, जो साम्यावस्था का नियम है वो किसने दिया था? हार्डी बीनबर्ग ने दिया था, बीजमान ने दिया था, हेकल ने दिया था या फिर डार्विन ने दिया था? आपको ये बताना है कि जो साम्य अवस्था का नियम दिया था वह किसने दिया था? तो वह दिया था आपका हार्डी बीनबर्ग ने। किसने दिया था दोस्तों? हार्डी बीनबर्ग ने दिया था। 49 का बी, कोशिका नहीं है, 49 का बी नहीं होगा, 49 का हार्मोन। क्लियर है? जिब्रेलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन। 50, ये 51 रुपए में 11 टेस्ट सभी लोगों को लेना चाहिए। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है, जाना किसी को नहीं है, अभी और क्वेश्चन लगाना है। क्लास 6 बजे तक है आज, ध्यान रखना। क्लियर है? ब्राड सर के साथ आप देखिएगा इस क्लास को, आगे अपन 50 से आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। वर्ती का क्लासेस मोबाइल ऐप है, आपको डाउनलोड करना चाहिए और डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। टेस्ट सीरीज में जाइएगा, यहां से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये मैं PDF में बना रहा हूं, ये PDF आपको ये ये PDF आपको मिल जाएगी आज शाम तक। क्लियर है? इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जाना नहीं है, अभी क्लास आगे और है मेरे प्यारे साथियों। पानी मानी पी लीजिए, अब तक मैं PDF लगा रहा हूँ। क्लियर है? पानी मानी पी लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट का ब्रेक है, 1 मिनट में मैं अभी PDF लगा देता हूँ। पानी वानी पी के जल्दी से वापस आए और शेयर जरूर कर दें। हाँ, अब जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के करने वाले। अभी 50 तक क्वेश्चन हो गए हैं, अब 51 से लेके 100 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट।
चलिए आ जाइए, पानी पी लिया होगा, जल्दी से आइए, स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से क्लास को उसी बेहतरीन अंदाज में। चलिए 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन आज लगाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन नंबर है 51, क्वेश्चन नंबर क्या है 51 है ये। क्लियर है? किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है? किसी वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वह किस पर निर्भर नहीं करता है, आपको यह बताना है कि किसी वस्तु का जो जड़त्व आघूर्ण है वस्तु के कोणीय वेग पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान के वितरण पर, या वस्तु के घूर्णन अक्ष पर, इसपे से जो जड़त्व आघूर्ण है वो किस पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है? राखी कोरी जी, सर इतने कम स्टूडेंट्स क्यों हैं? राखी जी, मैं आपसे आज एक बात बोलता हूं, अभी जो स्टूडेंट हैं इन्हीं स्टूडेंटों की मदद से, अगर मान के चलो कि अभी आपके 16, 18, 20 भी लाइव आ रहे हैं, उनके पीछे एक एक जीरो लगती जाएगी, टेंशन मत लीजिएगा। बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा। इतने कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। हमने अभी अभी नया सेटअप डाला है, उतने में इतने अच्छे स्टूडेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। आगे जाके आप लोगों के सपोर्ट से एक बहुत शानदार स्ट्रेंथ इस मेरी क्लास के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। ये सब आपके हाथ में है। मेरा 100% में देने की कोशिश करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ और देता भी हूँ जहाँ तक मुझे लगता है। अब बच्चों का है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। विपिन कटारिया जी आंसर बता रहे हैं कि सर वस्तु के घूर्णन अक्ष पर निर्भर नहीं करता इसका। क्लियर है? आपको ये बताना, टेंशन मत लीजिएगा, आप तो पढ़ते रहिएगा, स्टूडेंटों से अपने को कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। मेरा काम है यहाँ वीडियो में आना, पढ़ाना। जितने स्टूडेंट देख रहे हैं उनका फायदा होगा, जो नहीं देख रहा है उनका भी फायदा होगा। क्लियर है? तो देखिएगा, सबसे पहली चीज़ है जड़त्व का आघूर्ण। क्लियर है? ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये द्रव्यमान पे करता है। किस पे करता है? द्रव्यमान पे करता है। और द्रव्यमान जिस अक्ष के तरह हो रहा है उस अक्ष पे करता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व का मतलब होता है वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का। आई एम न्यू स्टूडेंट हूँ। हाँ, आप न्यू स्टूडेंट हैं, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू सो मच राखी कोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप जैसे स्टूडेंट आते रहेंगे, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जड़त्व का मतलब होता है कि अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध, यानी अपनी जो भी स्थिति है उस स्थिति में क्या परिवर्तन का, किसका? परिवर्तन का विरोध करना। क्या करना? विरोध करना, उसी को अपन बोलते हैं जड़त्व। क्लियर है? अब आघूर्ण हो रहा है तो आघूर्ण होने का मतलब है घूमते हुए। किसमें? घूमते हुए। तो जो जड़त्व आघूर्ण है वो कोणीय वेग। क्लियर है? किसी भी कोण से नहीं घूमता, यहां आपका कोण से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? द्रव्यमान बिल्कुल होना चाहिए, द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। क्लियर है? द्रव्यमान के वितरण पे, जब वह किसी भी वेग, किसी भी उसमें घूमता है, किसमें? आघूर्ण में घूमता है, तो वहां द्रव्यमान को क्या करता है? वितरण करता है कि एक साइड में दिशा के परितः द्रव्यमान कितना वितरण हो रहा है। और घूर्णन अक्ष पर तो डिपेंड करेगा कि जहां घूम रहा है वह अक्ष कौन सा है, उस अक्ष पर भी ये क्या करेगा? डिपेंड करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वस्तु के कोणीय वेग पर। किस पर? वस्तु के कोणीय वेग पर। वस्तु का जो कोणीय वेग होता है इसको ओमेगा से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? ओमेगा से। रेखीय वेग और कोणीय वेग के बीच एक संबंध होता है, आप लोग मुझे बताएंगे। मैंने आपको चैनल सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 52। एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर भुजाएं फैलाए बैठा है। यदि वह भुजाएं सिकोड़ लेता है, जैसे कि मैं हूं, मैं ऐसे करके, जैसे घूम रहा है स्टूल, मैं उस पर ऐसे करके खड़ा हो गया, तो मैं भी ऐसे करके घूमूंगा कि नहीं घूमूंगा? घूमूंगा, डिन 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 डिन। अब मैं ऐसे करके घूमूंगा, लेकिन ऐसे घूमते घूमते में, और मैं ऐसे कर लूं अपने हाथ, कैसे कर लूं? ऐसे, तो पता क्या होगा? आप लोग ट्राई करना क्लास के बाद। क्लियर है? ऐसे नहीं, सबके सामने, मजाक उड़ाएंगे, सबके सामने मत करना। कमरे में कुंडी लगाना और ट्राई करके देखना, खाली जगह होना चाहिए। आपको जैसे ही आप ऐसे करोगे आपका गति बढ़ जाएगी, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यानी जैसे ही आपने क्षेत्रफल को कम किया तो आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्या करेगी? ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो स्टूल पे जब कोई आदमी ऐसे बैठ के घूम रहा है और जैसे ही वो हाथ को सिकोड़ लेगा उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऑप्शन देखे। क्लियर है? अब देखें, उसका कोणीय वेग घट जाएगा, उसका जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा, कोणीय वेग नियत रहेगा, कोणीय संवेग बढ़ जाएगा। ले,
स्पीड बढ़ जाएगी, ऑप्शन में ही नहीं है स्पीड। तो अब क्या करें, चलो सोचते हैं और आगे सोचते हैं। उसका कोणीय वेग घट जाएगा, कोणीय वेग घटेगा नहीं, कोणीय वेग बढ़ेगा। क्या करेगा, कोणीय वेग बढ़ेगा। अब यहां कोणीय वेग अगर बढ़ता, क्लियर है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये तो घटने का बोल रहा है, गलत बात है। उसका जड़त्व आगुण घट जाएगा, जड़त्व आगुण घट जाएगा, बिल्कुल सही है। अगर कोणीय वेग में वृद्धि होती है तो उसका जो आगुण होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। क्लियर है, जड़त्व के विरुद्ध किया गया कोणीय दिशा में आगुण जड़त्व आगुण कहलाता है कि एक कोणीय दिशा मतलब एक वेग से आप जिस आगुण से घूम रहे हो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कोणीय वेग नियत रहेगा, भाई रह नहीं सकता नियत, बढ़ेगा। क्या करेगा, कोणीय वेग राइज होगा, बढ़ेगा। कोणीय संवेग बढ़ जाएगा, संवेग नहीं बढ़ेगा, कोणीय वेग बढ़ेगा। संवेग का मतलब तो ये है कि आप उस वस्तु का द्रव्यमान भी बढ़ा रहे हो। क्लियर है, क्या बढ़ा रहे हो, द्रव्यमान भी। तो भाई मैं हूं, चाहे मैं ऐसे घूमूं चाहे मैं ऐसे घूमूं, मेरा जो द्रव्यमान है वो तो रहेगा। अब ये नहीं है कि मैं ऐसे घूम रहा हूं तो द्रव्यमान कम है और ऐसे घूमूंगा तो द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा, नहीं। संवेग का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, संवेग नहीं बढ़ता। तो आपका जो आंसर होगा उसका जड़त्वागुण क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता मैं किस लिए हूं, बताने के लिए ही हूं आप लोगों को। मैं किस लिए हूं दोस्तों, आप लोगों को बताने के लिए ही। किसी द्रव की बूंद की त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हैं, बाहर की तुलना में बूंद के अंदर दाब अधिक है, बड़ी बूंद से अधिक, छोटी बूंद से अधिक, दोनों बूंद में समान, या बूंद के अंदर दाब अधिक नहीं है। अब आप देखिएगा ध्यान से कि ये कोई पात्र है और इस पात्र में आपका द्रव भरा हुआ है। इस पात्र में क्या भरा हुआ है मेरे प्यारे साथियों, इस पात्र में द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। क्लियर है, जैसे ही इस पात्र में द्रव भरा है, इसमें मैंने छोटे छोटे क्या बना दिए, बुलबुले बना दिए। क्या बना दिए, छोटे छोटे बुलबुले बना दिए। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने एक चीज पढ़ाई थी कि बुलबुलों के अंदर का दाब, तो बुलबुले जो बड़ा बुलबुला होगा, ये इसके अंदर का जो दाब होता है वो ज्यादा होता है इसके बाहर के दाब से। इसके दाब से, इसके बाहर के दाब से बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है वो ज्यादा होता है। बाहर की तुलना में बूंद के अंदर दाब कैसा होता है, अधिक के, यानी अधिक होता है, ज्यादा होता है। तो किस चीज में, बड़ी बूंद से अधिक। अब बड़ी बूंद से अधिक छोटी बूंद में तो होगा नहीं। आप मुझे बताइएगा, जितनी बड़ी बूंद उसके अंदर का दाब उतना ही ज्यादा होगा कि नहीं होगा। ये बुलबुले का अंदर का दाब है। एक गुब्बारा आपने हवा से भरा है, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे ये जितना ऊपर जाएगा, इसके ऊपर का वायुमंडलीय दाब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं कम होने लगता है। लेकिन वायुमंडलीय दाब अगर कम होगा तो गुब्बारे के अंदर का दाब बढ़ने लगेगा और गुब्बारा एक टाइम पे फूट जाएगा। वही होता है इसके अंदर कि अगर इसके यहाँ का जो दाब है वो अभी क्या है, कम है, लेकिन इसके अंदर का दाब हमेशा ज्यादा रहेगा, तभी तो ये बना है। अगर अंदर का दाब इसका ज्यादा नहीं होता तो ये बन जाता क्या बुलबुला, नहीं बन पाता। तो जैसे जैसे ये बुलबुला ऊपर जाएगा और जब ये यहां आ जाएगा तो इसके अंदर का दाब बहुत ज्यादा हो जाएगा। पानी का दाब हट गया, वायुमंडलीय दाब पानी के दाब से कम होता है, तो ये बुलबुला क्या होता है, फूट जाता है। क्या हो जाता है, फूट जाता है। यानी बड़ी बूंद के अंदर छोटी बूंद से ज्यादा दाब होता है, छोटी बूंद से अधिक होता है। किसके अंदर, बड़ी बूंद के अंदर। किसके अंदर, बड़ी बूंद के अंदर। क्लियर है, किसके अंदर दोस्तों, बड़ी बूंद के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने फिजिक्स शायद पढ़ी नहीं है, इसलिए जैसे ही फिजिक्स आती है आप लोगों के आंसर आना बंद हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। भाई पानी पीने गए हो कि खाना खाने गए हो, अभी तक नहीं आए लौट कर, जल्दी से आए। चलिएगा आगे देखिएगा 54। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव कैसा होता है। जो क्रांतिक ताप होता है उस पर जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है वह कैसा होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, शून्य और अनंत दोनों होता है, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्लियर है, क्रांतिक ताप पर जो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है, क्या होता है, पृष्ठ तनाव। क्रांतिक ताप क्या होता है, वह अधिकतम ताप, वह अधिकतम ताप जिस पर द्रव और गैस दोनों अवस्थाएं आपको देखने को मिले। यानी वह अधिकतम ताप जब जिस पर आपको द्रव और गैस
दोनों अवस्थाएं आपको देखने को मिले, उसी को अपन बोलते हैं क्या, क्रांतिक ताप। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रांतिक ताप। तो इस पर जो पृष्ठ तनाव होता है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी यहां पे आपका, यानी यहां आपका क्या नहीं लग पाता, पृष्ठ तनाव नहीं लग पाता क्रांतिक ताप के ऊपर। चलिएगा अगला देखिएगा 55 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका शुद्धिकरण, ये ऊर्ध्वपातन है, क्या है, ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है। इनमें से किसका जो शुद्धिकरण है वो ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है। ये दोस्तों ईतर है, ईतर का, नेप्थलीन का, बेंजोइक अम्ल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, किसका जो है वो ऊर्ध्वपातन विधि से क्या किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। ईथर जो होता है शुद्धिकरण के लिए डाला जाता है। ईथर कई चीजों में डालते हैं, खाद्य पदार्थों में डाला जाता है। इसको किस में डाला जाता है, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नेप्थलीन एक प्रकार का क्या है, ईथर ही होता है, और इसी का शुद्धिकरण करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका, नेप्थलीन का। क्लियर है, आइएगा बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं, जो बैक्टीरिया से जनित रोग हैं वो कौन से हैं। हैजा है, क्षय रोग यानी एथ्रेक्स है, क्लियर है, टाइफाइड यानी बुखार है, या फिर उपरोक्त सभी हैं। आपको बताना है बैक्टीरियल, बैक्टीरियल का मतलब होता है विषाणु जनित रोग। कौन से रोग, विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग जो होते हैं वह कौन से होते हैं, आप बताइएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा मेरे साथियों, और जल्दी से शेयर जरूर कर दें ताकि अपने बच्चे वापस आए। कहाँ भाग गए, जल्दी से आए। हाँ जी, आंसर क्या होगा, रोहानु, डी, उपरोक्त सभी। देखिएगा बैक्टीरिया जनित रोग, देखिएगा दोस्तों क्या होगा, टीकू, आपको क्या लिखना है, बैक्टीरिया जनित रोग लिखना है। टीकू, सीढ़ी में बनी पटाखा। क्लियर है, अब देखिएगा आपको सारे बैक्टीरिया जनित रोग इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। टीकू, टीकू, सीढ़ी में बनी पटाखा। क्लियर है, पहला रोग क्या है, पहला रोग है टिटेनस। कौन सा रोग है, टिटेनस। टी से क्या आ गया, टिटेनस आ गया। इसी टिटेनस रोग को आप बोलते हैं टीबी। क्या बोलते हैं, टीबी। और इसी को बोलते हैं अपन क्षय रोग। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षय रोग। इसी को बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, सर बैक्टीरिया तो जीवाणु होता है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सर, हाँ हाँ हाँ, जीवाणु, मिटा ही देता हूँ इसको मैं, गलती हो गई, जीवाणु। चलिएगा दूसरा रोग क्या होगा, देखो टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें अपन देखेंगे। दूसरा रोग होता है का से आएगा कुष्ठ रोग। क्या आएगा, कुष्ठ रोग। क्लियर है, तीसरा रोग क्या है, सा से आएगा सिफिलिस। क्या आएगा, सिफिलिस। क्लियर है, फिर आएगा डी, डिप्थीरिया। चौथा रोग क्या आएगा, डिप्थीरिया। क्लियर है, फिर आएगा आपका में से आएगा मेनेंजिस, मेनेंजाइटिस, मेनिनजाइटिस। क्लियर है, फिर आएगा आपका छठवें नंबर का, फिर आएगा आपका सातवां, और फिर आएगा आपका आठवां, फिर आएगा आपका फिर इसके बाद माँ के बाद आएगा आपका बा का मतलब होता है बोट्यूलिज्म, बोट्यूलिज्म। कौन सा आएगा,
बोट्यूलिज्म आएगा। इसके बाद आपका आएगा ना से आएगा निमोनिया। क्या आएगा? निमोनिया। इसके बाद आएगा आपसे पा से आएगा आपका प्लेग। पा से क्या आएगा? प्लेग। फिर आएगा आपका ना। टा से आएगा आपका टाइफाइड। क्या आएगा? टाइफाइड। क्लियर है? इसके बाद आइएगा ना से, नबे से यही 10वां हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका का से आएगा आपका काली खांसी। काली खांसी। अब बचा एक और 11वां, हैजा। हैजे को आप अलग से याद रखना। क्लियर है? ये आपके बैक्टीरिया यानी विषाणु जनित रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? बैक्टीरिया विषाणु जनित रोग इतने सारे होते हैं आपके, आप देख लीजिएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा कि सर उपरोक्त सभी होगा। कैसा होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिएगा, अच्छी ट्रिक है। थैंक यू सो मच जी। टीकू सीढ़ी में बनी पटाखा। टीकू जो है सीढ़ी में कैसी बन रही है? पटाखा बन रही है। ये एक ट्रिक है ज्यादा वैसा ना ले। क्लियर है? ट्रिक याद करने के लिए बनाई है। टेटेनस, कुष्ठ रोग, सिप्टिलिया, डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस। क्लियर है? इसी टेटेनस को बोलते हैं टीबी 6 रोग। क्लियर है? बोट्यूलिज्म, निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड, काली खांसी। इसको अलग से याद रख लेना, हैजा। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? हैजा 6 रोग इसमें में आएगा, यानी ये होगा आपका आंसर। चलिएगा, यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजेनेस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा है? आपको बताना है। सोमेस्टोसिन, इंसुलिन, ग्लूकेगोन, या फिर सभी गलत हैं। देखिएगा यहां पर क्या होता है, ग्लूको, यहां पे आप देख रहे होंगे, अगर इसको ध्यान से पढ़ रहे हो, ग्लूको, तो इसके लिए जो हार्मोन निकलता है वो निकलता है ग्लूकेगोन। क्लियर है? यहां लिख रहा है ग्लूको, देखो ग्लूको से आप याद रखने का ग्लूकेगोन। क्या याद रखोगे? ग्लूकेगोन। क्लियर है? इंसुलिन आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इंसुलिन हार्मोन का निकलना। क्लियर है? चलिएगा आगे देखें। अंगों का उपयोग 58, अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? नवडार्नीवाद की, या फिर डार्नीवाद की, या फिर लेमार्कवाद की, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, शरीर आपके अंग में, मतलब आपके शरीर में अंग हैं, और आपके अंग जो हैं वो आपके उपयोग में आए या फिर ना आए, इसके बारे में ये विशेषता बताई गई है। और ये विशेषता किसके द्वारा बताई गई है, आपको इसका आंसर देना है। चलिए जल्दी से दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? आ गए हमारे जंगजू लोग? इसका आंसर क्या होगा? ये जो आंसर आपको दिया है वो लेमार्कवाद ने दिया है। किसने दिया है? लेमार्कवाद का सिद्धांत है कि भाई अंगों का उपयोग हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सिद्धांत देके चला गया पागल सा। चलिएगा, संवहनी पौधों में कोर्क, कोर्क जो होता है वो क्या होता है? कोर्क जो होता है ये पेड़ की छाल है। क्या है? पेड़ की छाल है। और इसी कोर्क में सबसे पहले कोशिका खोजी गई। क्या खोजी गई? कोशिका। और ये कोशिका किसने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। किसने खोजी थी? रॉबर्ट हुक ने खोजी थी। लेकिन ये जो कोशिका खोजी गई थी ये मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। और इस मृत कोशिका को नाम दिया गया नेफ्रोसिस। क्या नाम दिया गया? नेफ्रोसिस नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नेफ्रोसिस नाम दिया गया इस मृत कोशिका को। यानी कोशिका कहाँ खोजी गई? सबसे पहले कोर्क में खोजी गई। कोर्क होती है पेड़ की छाल। रॉबर्ट हुक ने खोजी थी 1665 में खोजी थी। कब खोजी थी? 1665 में। मृत थी, इसी मृत कोशिका को बोलते हैं नेफ्रोसिस। तो आपको बताना है जो कोर्क है वो क्या है? संश्लेषी ऊतक है, स्त्रावी कोर्क है, या सुरक्षात्मक ऊतक है, या संग्रही ऊतक है। पेड़ की जो छाल होती है, क्या होती है? पेड़ की जो छाल होती है वो क्या करती है? पेड़ को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। क्या करती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। तो पेड़ को क्या करती है? सुरक्षा, जिसको अपन बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सॉरी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अविनाश चतुर्वेदी जी, डी नहीं होगा, संग्रही ऊतक नहीं होगा, सुरक्षात्मक ऊतक होता है जो पेड़ को सुरक्षा, गर्मी, ठंड, मौसम, बरसात, पानी मानी दुनिया भर की चीजों से क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। छाल, कोर्क को ही क्या बोलते हैं? पेड़ की छाल बोला जाता है। आइएगा 60 नंबर का क्वेश्चन है,
दो पदार्थों को पृथक करने की प्रभावी क्रिस्टलन विधि निम्नलिखित में से किसके अंतर पर आधारित है? क्लियर है? घनत्व पर, वाष्पशीलता पर, क्रिस्टलीय आकार पर या विलेयता पर? आपको इसका आंसर बताना है कि जो दो पदार्थ हैं उन दो पदार्थों को पृथक करना है, तो आप लोगों के मन में सबसे पहले आएगा वाष्पशीलता। क्या आएगा? वाष्पशीलता। आप बोलोगे अगर दो चीजों को अलग करना है, गर्म कीजिए, एक ऊपर रह जाएगा, ठोस जो है वो नीचे रह जाएगा। क्लियर है? आ रहा है कि नहीं आ रहा दिमाग में? तो ये कुछ लोगों को क्रिस्टल की बात चल रही है कि क्रिस्टलीय विधि है, तो कुछ लोग दिमाग लगाएंगे क्रिस्टलीय आकार पे डिपेंड करती है। लगाई दिया दिमाग। देखो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट करना पड़ेगा, एक बार टेस्ट हो जाए अच्छे से। देखिएगा इसका जो आंसर होगा विलेयता पे आधारित होगा। अरे भाई वो दो चीजें मिल रही हैं कि नहीं भी मिल रही है, तभी तो आप क्रिस्टलीय विधि उसमें लगाओगे। पता चला आपने शक्कर पटक लिया, एक तरफ से क्या पटक लिया, उसमें आपने चाय पत्ती पटक ली, अब बोल रहा है क्रिस्टलीय तरीके से अलग करो इनको। विलेयता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विलेयता पे। अगर वो मिल जाती हैं तो फिर क्रिस्टलीय तरीके से आप अलग नहीं कर सकते थे। दूध और पानी, अब ये तो पूरी तरीके से मिल गए, अब आप इसको अलग करके बताओ। क्रिस्टल का मतलब होता है कि उसके छोटे छोटे कण होना चाहिए, यानी क्रिस्टलीय फॉर्म होना चाहिए उसकी। क्या होना चाहिए? क्रिस्टलीय फॉर्म। तो ये डिपेंड किस पे करती है? विलेयता पे डिपेंड करती है। किस पे करती है? विलेयता पे। कालूराम बुंदेला जी, वेरी गुड, बहुत सही है आपका आंसर कि सर विलेयता होगा। हाँ जी विलेयता होगा। इसका आंसर क्या होगा? विलेयता। क्रिस्टलीय का मतलब होता है क्रिस्टल रूप, यानी एक क्रिस्टल रूप होना चाहिए, यानी एक कणीय रूप होना चाहिए। उनका कण तो होना चाहिए कम से कम, तभी तो आप उनको अलग कर पाओगे क्रिस्टलीय रूप से। आइएगा 61 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? यौगिक का मतलब होता है जो दो चीजों से, दो या दो से ज्यादा एटम परमाणु अणु से मिलकर क्या होता है? बना हुआ होता है। तो आपको बताना है इसमें से यौगिक क्या है। टूथपेस्ट, चीनी, सीमेंट या फिर कोल्ड ड्रिंक, इनमें से यौगिक जो है वह कौन सा है? चलिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब लोगों ने कर दिया? क्या कर दिया है तो थैंक यू सो मच, नहीं किया है तो कर दें प्लीज। देखिएगा आपको यौगिक बताना है, तो इनमें से यौगिक जो है वो सिर्फ एकमात्र क्या है? चीनी है। क्या है? चीनी है। चीनी इनमें एकमात्र क्या है? यौगिक है। कोई बोल रहा है कोल्ड ड्रिंक होगा, कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, यौगिक नहीं है, मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। क्लियर है? इसमें चीनी में सीमेंट, सीमेंट में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, मिश्रण है। टूथपेस्ट में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। चीजें मिलाने का मतलब होता है मिश्रण करना। यौगिक का मतलब होता है जो उसी चीज के उत्पाद से बना हुआ है, लेकिन उसमें एक से ज्यादा चीजें हो। ये गन्ने के उत्पाद से बना है और गन्ने में भी चीनी होती है, शर्करा होती है। क्या होती है? चीनी होती है, शर्करा होती है, लेकिन ये अपना रूप चेंज नहीं करता, यानी इसमें कोई दूसरी चीज नहीं मिलाई जाती। तो इसका आंसर क्या होगा? चीनी हो जाएगा। आइएगा 62, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु है? धातु बताना है। कौन सी धातु पृथ्वी की सतह पर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कहां बोला है? अर्थ की सतह पर, यानी जहां हम लोग रह रहे हैं इस जगह पर, यानी पृथ्वी की जो सतह है इस सतह पर इनमें से सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? क्या लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है या फिर जस्ता है? बताएं क्या होगा? क्लियर है? जल्दी से बताएं यार, आंसर दिया करें, ऐसे नहीं चलता काम यार। हाँ रज्जो अहिरवार जी, अब पानी पी के आ रही हैं आप। सी होगा सर। शर्मिला महल जी बोल रही हैं ए होगा, अविनाश चतुर्वेदी जी बोल रहे हैं सी होगा। मोटिवेशनल की जरूरत है आप लोगों को, जहां तक मुझे लगता है, तो सुने। हाँ बिल्कुल, कौन सी धातु होगी? एल्यूमिनियम होगी। कौन सी धातु होगी? एल्यूमिनियम होगी, जो कि आपकी क्या होगी? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु होती है। अरविंद सिंह कुशवाहा जी बिल्कुल है। कौन सी धातु है? एल्यूमिनियम है। 63 पे आइएगा कि रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया जाता है?
रेडियम जो होता है ये आपका कौन से खनिज से प्राप्त किया जाता है? क्या चूना पत्थर से प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, या हेमटेट से प्राप्त किया जाता है, या रोटाइल से प्राप्त किया जाता है? एक दिन क्लास लेंगे खनिज की। किसकी लेंगे? खनिज की। मैं ऐसे नहीं लूंगा टॉपिक वाइज टॉपिक, मैं क्लास लूंगा टॉपिक वाइज टॉपिक, सॉरी हाँ वो एक ही चीज हो गई, टॉपिक वाइज टॉपिक क्लास लूंगा मैं। ऐसा नहीं ये चैप्टर है इसमें पोषण पढ़ा दो, पोषण नहीं, प्रोटीन अलग पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, टॉपिक टू टॉपिक चलेगा। पानी भर रही थी सर जी हाँ हाँ, जरूरत है, उस चीज की भी जरूरत है, काम करना भी घर का ज्यादा जरूरी है। चलिएगा, बताइएगा कि रेडियम जो है वो किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो है दोस्तों कौन सा खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो है आपका पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से आपको प्राप्त किया जाता है रेडियम को। किससे प्राप्त किया जाता है? पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। बहुत बढ़िया है, बी बी, हाँ जी आपके आंसर जो आ रहे हैं बी बिल्कुल सही है। अगला देखिएगा 64 नंबर का, कौन सा हेलोजन अम्ल श्रेष्ठ अपचायक है? क्लियर है? ऐसा हेलोजन अम्ल बताना है जो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है और अपचायक है। कैसा है? अपचायक है। क्या HCl है, क्या HBr है, HI है, HF है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्लियर है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, कौन सा होता है? हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। आपको बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ अपचायक। ज्योति अवस्थी जी वापिस आती हुई, क्लियर है? बताइएगा HCl होगा, HBr होगा, HI होगा, या HF होगा? अरविंद कुशवाहा जी डी होगा, अविनाश चतुर्वेदी जी बी ए होगा, ज्योति अवस्थी जी बोल रही हैं कि बी होगा। गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। क्या होगा? ये आप तो पेट में पचाने के काम में आता है, सभी पचाने के काम में आते हैं, लेकिन अपचायक कौन सा श्रेष्ठ, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ अपचायक क्या होगा? कालूराम बुंदेला जी बी नहीं होगा, सी होगा। क्या होगा? सी होगा, सी इज द राइट आंसर। चलिएगा 65 नंबर का, तंत्रिका कोशिका की छोटी धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है? क्लियर है? तंत्रिका कोशिका आप लोगों ने अगर देखा है तो इस तरीके से उसमें कुछ बने हुए रहते हैं, इस तरीके से। क्लियर है? और ये बीच में गोला सा होता है, मुझे ज़्यादा बनाना नहीं आता, इस तरीके से। और यहाँ पे इस तरीके से ये बने हुए रहते हैं, फिर यही संरचना इधर आके बनी हुई रहती है, ऐसे निकली हुई रहती है। क्लियर है? इनको अपन बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। क्लियर है? ये होते हैं आपके साइनेप्स। क्लियर है? क्या होते हैं? साइनेप्स होते हैं, और इस पूरे को मिला के बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोला जाता है। एक केचुआ जैसा लग रहा होगा ये, समझ पा रहा हूं मैं, तो उसने बोला है धागेनुमा संरचना, तो धागेनुमा संरचना इन्हीं को बोलते हैं, ये जो निकली रहती हैं ये धागेनुमा संरचना, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं। आवेगों का अंतःग्रहण करते हैं। आवेग इन्हीं के माध्यम से कहाँ तक आते हैं? साइनेप्स तक आते हैं, और साइनेप्स से फिर सोडियम के थ्रू ये एक साइनेप्स से दूसरे साइनेप्स तक जाते हैं। क्लियर है? किसके थ्रू? सोडियम के थ्रू। चलिएगा, आइएगा 66 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूरोट्रांसमीटर नामक रसायन कहाँ से स्त्रावित होता है? आपको बताना है न्यूरोट्रांसमीटर जो रसायन होता है वो कहाँ से स्त्रावित होता है। क्लियर है? साइनेप्स से होता है, न्यूरॉन से होता है, एक्सोन से होता है, या इनमें से कोई नहीं? क्लियर है? या फिर इनमें से कोई नहीं? मेरे प्यारे साथियों जल्दी से आंसर दीजिएगा, आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो ये क्या होगा? एक्सोन होगा। और आपको पता है एक एक्सोन से एक एक एक्सोन से दूसरे एक्सोन तक आवेग जो भेजने का काम होता है वो सोडियम का होता है। क्या होता है? सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का। बिल्कुल सही है रज्जो जी, आपका आंसर एक्सोन होगा। क्लियर है? आइएगा 67, क्रेटिनिज्म रोग एक प्रकार का रोग है, क्रेटिनिज्म का क्या कारण है?
थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता, पीयूष ग्रंथि की कम सक्रियता, पीयूष ग्रंथि की अधिक सक्रियता, या फिर थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता। क्लियर है? थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि ब्रेन में पाई जाती है। आपको इतना पता होना चाहिए और इतना आपको पता भी होगा। तो इसका जो कारण है इस रोग का वो क्या होता है, थायराइड ग्रंथि जो होती है अधिक ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। कैसी हो जाती है? अति ज़्यादा सक्रिय हो जाती है। सक्रिय होने की वजह से इसमें सूजन आ जाती है। क्लियर है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा रोग। उसी घेंगा रोग का दूसरा नाम है, दूसरा मतलब रूप है, क्लियर है, क्रेटिनिज्म। क्या है? क्रेटिनिज्म। थायराइड ग्रंथि में क्या होना? सूजन आना धीरे धीरे। क्लियर है? वही आपका घेंगा रोग का एक स्टेप होता है। ये दूसरा होता है क्रेटिनिज्म, जो कि थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता, यानी थायराइड ग्रंथि ज्यादा एक्टिव हो जाए। अरे अरे जल्दी जल्दी काम करो, ये आदमी काम के जगह पागल हो जाता है, तो वो भी भाई ज्यादा एक्साइटमेंट भी बेकार है। क्लियर है? तो ये क्या है? थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता की वजह से होता है। आइएगा 68, जीन तथा जेनेटिक्स पदों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो जीन है जेनेटिक्स का सबसे पहले जो उपयोग किया था, क्लियर है, वो सबसे पहले किसने किया था? जेनेटिक्स यानी जीन के पदों का सबसे पहले उपयोग जोहानसन एवं बेटसन ने किया था। क्लियर है? या बेटसन ने किया या जोहानसन ने किया या इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? सबसे पहले जीन और जेनेटिक्स के जो बारे में बताया वो सबसे पहले किसने बताया? मतलब पदों पर, पदों की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? पदों की। उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? बताएं दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो इसका जो आंसर होगा ज्योति अवस्थी जी, डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा जोहानसन और बेटसन। इन दोनों ने सबसे पहले क्या? जीन और जेनेटिक्स के पदों का उपयोग कर सर्वप्रथम किया। सर्वप्रथम क्या किया? इनके पदों का उपयोग इन्होंने किया था। आइएगा 69 नंबर का क्वेश्चन से, एगार पोष एक पदार्थ है जो कि क्या है आपको ये बताना है। कर्तोतक है, क्लियर है, असंगठित कोशिकाओं का समूह है, ऑक्सीन है, या फिर जेली जैसा पदार्थ है। क्लियर है? तो आपको मैं बता दूं 68 का सी। हाँ भाई जोहानसन भी है लेकिन बेटसन भी है इसके साथ में, सी नहीं आएगा, ए आएगा। क्लियर है? आप बेटसन नाम नहीं पढ़ा होगा आपने, जोहानसन। कई जगह पे देखो, दो वैज्ञानिक जब एक साथ काम करते हैं तो कई जगह पे एक नाम आपको देखने को मिलता है, दूसरा नहीं देखने को मिलता। कई लोगों को बेटसन मिला होगा। तो एगार पोष जो है ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है? जेली लाइक। तो ये क्या होगा? एक जेली जैसा पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? एक जेली जैसा पदार्थ। 70 नंबर का क्वेश्चन, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जो जी का मान है वो विषुवत रेखा पर क्या होगा? बढ़ जाएगा, समान रहेगा, घट जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा, पृथ्वी जो है वो ओवल शेप में होती है और ये आपकी क्या है? विषुवत रेखा है। ये आपकी क्या है? ये क्या है? विषुवत रेखा है। अब देखिएगा, ग्रेविटी जो होती है पृथ्वी के केंद्र में शून्य होती है। कैसी होती है? शून्य होती है। सबसे कम जो होती है विषुवत रेखा पर, यानी जो जी का मान है, जी का जो मान है वो सबसे कम कहाँ होगा? सबसे जो कम होता है वो कहाँ होता है? विषुवत रेखा पे होता है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप ऊपर जाओगे या जैसे जैसे विषुवत रेखा से नीचे आओगे तो ये ध्रुव होते हैं, और ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ध्रुवों पर जी का जो मान होता है, यानी ग्रेविटी का जो मान होता है वो अधिकतम होता है। कैसा होता है? अधिकतम होता है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा पर इसीलिए जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं पृथ्वी से वो हमेशा विषुवत रेखा के पास से छोड़े जाते हैं। आप बताइएगा इंडिया में क्या कमी है कि नीचे से उपग्रह छोड़े जाते हैं? क्लियर है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, क्लियर है, आंध्र प्रदेश, यहीं से उपग्रह क्यों छोड़े जाते हैं? क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट है इंडिया का, ये विषुवत रेखा के पास में है। कहाँ है? विषुवत रेखा के पास में। और जहां विषुवत रेखा के पास में आपको देखने को मिलेगा तो वहां ग्रेविटी कम रहेगी, और ग्रेविटी कम रहेगी तो इन पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। और ये चीज, ये क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगने की वजह से प्रक्षेप में फ्यूल की मात्रा क्या हो जाएगी? आपकी
कम रहेगी। इसकी वजह से आपको क्या रहेगा, ग्रेविटी कम रहेगी, और ग्रेविटी कम रहने की वजह से वो प्रक्षेप आसानी से क्या होगा, प्रक्षेप हो जाएगा। इसलिए विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। पृथ्वी के केंद्र में जी का मान 0 होता है, लेकिन ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिकतम होता है। लेकिन अगर पृथ्वी घूर्णन करना ही बंद कर दे तो जो विषुवत रेखा पर है वो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जी का मान इसके विषुवत रेखा पर सबसे कम कब होता है, जब पृथ्वी घूर्णन कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, तब इस विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, सबसे कम। लेकिन अगर घूर्णन करना बंद कर दे तो पृथ्वी विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ सर जी, कोई आंसर नहीं कर रहा है, मत करने दो। बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। सुनने में मजा आ रहा है उनको, क्लियर है। तो देखिएगा 70 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन फिर बच गए। आधे घंटा एक्स्ट्रा टाइम और लिया है, कल भी लेंगे परसों भी लेंगे, क्लियर है। 2-2 घंटे क्लास चलेगी। ये 30 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एडजस्ट अपन कर ही देंगे। देखो समझाने में टाइम लग जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। वही, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, समझाने में टाइम लग जाता है, इस वजह से थोड़ा पता नहीं चलता टाइम का, क्लियर है। कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है समझाने में, जैसे ये देखिएगा, ये बहुत बड़ा हो गया फंक्शन, क्लियर। इसकी मैं आपको पीडीएफ बना देता हूँ। और दोस्तों 30 क्वेश्चन इसके रह गए हैं जो कि अपन कल करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें आगे अपने दोस्तों तक, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सअप स्टेटस जरूर लगाएं, ताकि ये वीडियो आगे ज़्यादा लोगों तक जाए, क्लियर है। ज़्यादा लोगों तक जाएगी तो आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। आपका काम है कि इस वीडियो को आगे वायरल करें, क्लियर है। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतनी देर तक डटे रहे, क्लियर है। कालूराम बुंदेला जी, रज्जो अहिरवार जी, ज्योति अवस्थी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का तहे दिल से कि आप लोग इतने आसान, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने आंसर्स किए। और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, मस्त मौला रहिए, क्लियर है। जिंदगी खुशनुमा खुशहाल होना चाहिए, एक समय आएगा। समझ रहे हैं सर, इसलिए आंसर नहीं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं अविनाश चतुर्वेदी जी, आंसर ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, चीज़ें समझने पे फोकस होना चाहिए। बिल्कुल सही है आपकी बात, समझने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्लियर है। शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, लेकिन कमेंट अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे जरूर करना। क्लास कैसी लगी आपको, क्लियर है, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं कल इसी एनर्जी और जोश उत्साह के साथ। मैं विराट मीना आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।